I am purely in Ayurveda and Panchkarma, and I am doing from the last 25 years. Gurgaon mein I am since 2012. Earlier I was in Dehradun and Mumbai, so I have practiced in various regions. If you say कि नहीं हमें मसाज करना है, तो मसाज के लिए तो गुड़गांव आपको पता है भरा पड़ा है। जहाँ पे आपको ऑथेंटिक केरला मसाज होगी ना, वो कभी भी अपने आप को मसाज नहीं बोलेंगे। केरला से आई है ये सारी चीजें? मतलब ऐसा है कि मेरे पास कई लोग ना स्मेल करते करते ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ केरला का सेंटर है। पंचकर्म के बिना आयुर्वेद अधूरा है। घी नहीं खाना जी, हमने ऑयल नहीं खाना। अभी आप मानोगे नहीं, मतलब घी खाने से वेट भी कम होता है। सी सेक्शन कॉमन हो गया है। सी सेक्शन क्यों कॉमन हुआ है? क्योंकि प्रेगनेंसी ही मेडिसिन के सहारे चलती है। तो दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हमारी डॉक्टर शालू जी के साथ हुई, जो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन और 25 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं और जानती हैं कि छोटी से छोटी बीमारी जैसे एलर्जी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे कैंसर, उसको आयुर्वेदा के जरिए कैसे ठीक करा जाता है। वो सारी चीज़ें आज के हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं, जिसकी वजह से आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए। हेलो डॉक्टर शालू, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सर। वेलकम टू द वैदिक रूट्स पॉडकास्ट। आई होप आपका दिन आज अच्छा जा रहा हो। थैंक यू, इट्स रियली नाइस टू। आई थिंक आज का जो टॉपिक है ना, वो काफ़ी सारे व्यूअर्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। एंड आई थिंक आपका एक्सपीरियंस जो है ना, वो सारे लोग कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट लोग लें, यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी है। तो आई थिंक, लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप थोड़ा सा बताइए ना व्यूअर्स को अपने बारे में। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या किस टाइप की आपकी प्रैक्टिस है आयुर्वेदा में, क्या करते हैं, थोड़ा सा बताइए ना प्लीज़। एज आपने बताया दिया, मेरा नाम डॉक्टर शालू जी, है जी। एंड आई एम डूइंग फ्रॉम द लास्ट 25 years Okay. in practice इन आयुर्वेदा? इन प्योरली आयुर्वेदा। आई Purely एम प्योरली Ayurveda. इन आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा। अच्छा, तो अभी जो है गुड़गांव में आई एम सिंस 2012. ओके Earlier I was in Dehradun and Mumbai, so I have practiced in various regions. ओके तो और सेकेंड अभी गुड़गांव में आई एम रनिंग 3 centers, पंचकर्मा सेंटर्स, Okay. वेयर वी डू कम्प्लीटली प्योर आयुर्वेदिक एंड प्योर पंचकर्मा ट्रीटमेंट, ओके and with the all this Kerala staff and all Kerala medicines. अच्छा। We try to follow that tradition. ओके ओके ओके। केरला से आई है ये सारी चीजें कैसे, देखो मतलब फेमस वहाँ पे है, फेमस वहाँ पर है? फेमस वहाँ पे। वहीं से आप किसी से भी पूछोगे अच्छा केरला ट्रीटमेंट है, केरला मसाज है, बिकॉज मैं आपसे इस तरह से बात क्यों कर रही हूँ, आई एम गेटिंग द क्वेरीज लाइक दैट। ओके ओके ठीक है, इफ यू से कि नहीं हमें मसाज करना है, तो मसाज के लिए तो गुड़गांव आपको पता है भरा पड़ा है, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको ऑथेंटिक केरला मसाज होगी ना, वो कभी भी अपने आप को मसाज नहीं बोलेंगे। अच्छा अच्छा, सबसे पहला डिफरेंस। ओके दूसरा डिफरेंस, जब भी आप पंचकर्मा सेंटर में जाओगे ना, तो एक कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता स्पा और पंचकर्मा सेंटर। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो कहना गलत होगा कि मसाज कराई है हमने, आपने चाहे 2000 रुपए देके कहीं बहुत अच्छे उससे कराई होगी, ठीक है, और हम लोग करेंगे 700, 800, 1000 में, मतलब इन एवरेज कॉस्ट। आप ये नहीं कह सकते कि आपने महंगी कराई है तो अच्छी कराई है। ओके नो, दिस इज द मिथ। ठीक है, बट कराओ जेन्युइन ट्रीटमेंट। अगर आपको प्रॉपर आयुर्वेद में आना है तो एक जेन्युइनिटी होनी चाहिए सबसे राइट राइट राइट। आपको एम्बियंस नहीं होनी है कि वहाँ पे बहुत हाई फाई है, एसी चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वो चल रहा है, एक फ्रेग्रेंस आ रही है। ठीक है, वो चीज़ जहाँ पे आप जाओगे आयुर्वेद की फ्रेग्रेंस आएगी, तेलों की स्मेल आएगी। एक टिपिकली जो आप बोल रहे हो ना कि अच्छा केरला से, कई लोग मुझे बोलते हैं, मतलब ऐसा है कि मेरे पास कई लोग ना स्मेल करते करते ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ केरला का सेंटर है। अच्छा, ओके ओके। तो उसमें वो लगता है कि हाँ आपकी ऑथेंटिसिटी है कि हम स्मेल से आ गए आपके पास, जो आपके टिपिकल केरला के ऑयल्स की फ्रेग्रेंस है या कुछ भी कह लो। हम लोग फ्रेग्रेंस बोलते हैं लेकिन बाकी लोग स्मेल बोलते हैं। ओके। तो इसमें पंचकर्मा, जैसे आपने बताया पंचकर्मा, थोड़ा सा बताएंगे कि पंचकर्मा है क्या? पहले तो यही बताइए, और मसाज और पंचकर्मा में क्या फर्क है फिर ये बताइए। यस, तो पंचकर्मा, अगर हम आयुर्वेद की आज बात कर रहे हैं, पंचकर्म के बिना आयुर्वेद अधूरा है। अच्छा, ठीक है ना, तो खाली पंचकर्मा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है ना, आयुर्वेद एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है। ओके ओके, दोनों का मिक्सचर ही आयुर्वेद है। अच्छा, ठीक है, तो आयुर्वेद क्या कहता है कि पहले हम कुछ, चाहे आप मेडिसिन की बात कर लीजिए या आप डाइटरी फैक्टर की बात कर लीजिए, तो उसमें जो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी आती है वो आता है निदान। पहले डायग्नोज आपने किया प्रॉब्लम को, डायग्नोज करने के बाद में फिर इसमें आयुर्वेद हमेशा कहता है डूज एंड डोंट्स। ओके, ठीक है। तो अगर आपकी जो प्रॉब्लम है, पहले उसमें हमें आपका पूरा लाइफस्टाइल देखना है कि आप क्या खाते हो। अगर आपसे सपोज मैं पूछूं, आप मेरे पास आए हो
कि आप क्या खाते हैं, बोलोगे मैं तो बहुत हेल्दी डाइट लेता हूँ। हाँ ऑब्वियसली हर बिल्कुल, कोई ये बिल्कुल, बोलेगा हर हम कोई यही सैलेड बोलता है। खाते हैं, हम जूसेस पीते हैं, जी बट ये चीज़ें हर किसी के लिए गलत हैं। ठीक है, हर एक ये जो डाइट डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, हम्म, ठीक है। तो जब भी आयुर्वेद में आएंगे तो पहले आपका पूरा लाइफस्टाइल जज किया जाएगा, डाइट स्टाइल जज किया जाएगा। ठीक है, सुबह से लेके क्या खाते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बोलो मैं 8 घंटे नींद पूरी करता हूँ, सुबह 4 बजे सोता हूँ, रात को 12 बजे उठता हूँ। ओके ओके। 8 घंटे की नींद पूरी हो रही है, बट इट्स एंटायरली गलत। इसमें आपके प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, चाहे आप 8 घंटे की नींद ले लो, चाहे आप 10 घंटे की नींद ले लो, क्योंकि आप नेचर के एंटी क्लॉक में चल रहे हो ना, नेचर के क्लॉक के साथ नहीं चल रहे हो, तो ऑब्वियसली इम्बैलेंस आएगा ही आएगा। तो ये सब, और सुबह आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, आपकी पहले प्रकृति क्या है, वात है, पित्त है, कफ है, सिर्फ इन 3 चीजों में सारा आयुर्वेद है। अच्छा, आप सपोज मेरे पास 5 लोग आए हैं, हाँ ठीक है, आप बोलोगे मुझे वात बता दिया, मुझे पित्त बता दिया, तीसरे को फिर बात बता दिया। भाई दुनिया में ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो तीनों चीजों में जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो तीनों में आ जाती हैं। ठीक है, इसकी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, वो हम लोग डिसाइड करते हैं ओके कि कौन सी कहाँ की बात बड़ी हुई है, कहाँ की पित्त बड़ी हुई है, कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा। आएंगे तीनों में कॉम्बिनेशन। अच्छा, हाँ ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा डाइट स्टाइल सेट होता है ठीक है, कि आप वात वाले हो आपको ये डाइट लेनी है, ठीक है, आप पित्त वाले हो आपको ये डाइट लेनी ठीक है, है। आप कफ वाले हो आपको ये डाइट लेनी है। ठीक है, तो पहले हम ऐसे डाइट से हम उसकी एक लाइफस्टाइल को बैलेंस करते हैं। अच्छा। या कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं या कुछ टॉक्सिन्स समझ लीजिए, जी डाइजेशन को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, फिर आता है पंचकर्मा का पार्ट। जी। आपका एक बार डाइजेशन इम्प्रूव हो गया, हाँ। ठीक है, फिर पंचकर्मा बेसिकली क्या है, बॉडी की, जिसको आप आजकल की लैंग्वेज में बोलते हो डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा ठीक है, एक उसमें इजी लैंग्वेज में आपको बता देंगे 5 तरीके डिटॉक्सिफिकेशन के। 5 तरीके डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, क्या क्या होता है उनमें? हाँ, उसमें क्या होता है, 5 में वमन उल्टी कराते हैं, ठीक है, विरेचन लेग्जेटिव देते हैं, ठीक है, ठीक है, बस्ती जिसमें एनीमा देते हैं, अच्छा, और फिर नस्य जिसमें ईएनटी को लेते हैं, एंड देन ब्लड लेटिंग, ब्लड में इश्यूज हैं तो लीच थेरेपी करते हैं, ओके, ब्लड लेटिंग करते ठीक हैं। है, अब ये है कि अब करते किस किस में है। अब आके कोई मुझे बोलते हैं कि नहीं हमें पंचकर्मा कराना है। पंचकर्मा कभी भी एक दिन का नहीं होता, अच्छा, क्योंकि ये प्रोसेस है एक। इट्स डिटॉक्सिफिकेशन। लाइक आप ये समझ लीजिए कि इट्स लाइक आप सर्जरी करने जा रहे हैं, तो सर्जरी में पहले डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट देता है, ठीक है, प्री टेस्ट देता है कि आपको इस तरह की बॉडी प्रिपरेशन करनी है, एक दिन पहले आपको एडमिट होना है, उसमें आपकी पूरी बॉडी की वो देखी जाएगी। इस तरह से जो मसाज या अभ्यंगम जिसको बोलते हैं हम, अभ्यंगम एक प्रिपरेटरी प्रोसीजर है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन से पहले का, पंचकर्मा के पहले का एक प्रिपरेटरी प्रोसीजर है। अच्छा। इसलिए कभी भी ये नहीं होता कि हमें एक दिन का पंचकर्मा करना है, ओके, बिकॉज पंचकर्मा इतना कॉमन वर्ड हो गया ना, हर बंदे को ये लगता है कि मैम मुझे पंचकर्मा कराना है, मैम मुझे हमें पंचकर्मा के लिए बोला गया है, बट पंचकर्मा में करना क्या है, ठीक है, आपका कौन सा दोष इम्बैलेंस है जिसके कारण आपको पंचकर्मा में कौन सा पार्ट करना है, वमन करना है, अच्छा। या विरेचन करना है, हाँ। ठीक है, तो कौन से पार्ट में आपको प्यूरिफिकेशन चाहिए। ठीक है। प्यूरिफिकेशन मीन्स वमन, बिल्कुल बिल्कुल, वमन मीन्स वॉमिटिंग करानी है, बिल्कुल। आपको कुछ कोल्ड का इशू रहता है, मतलब कोल्ड का इशू हमारी चेस्ट में होते हैं, हाँ। उसको वहीं से हमने निकाल देना है, ओके ओके दैट इज वमन। ओके, विरेचन है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, या जैसे सेंट्रल पोर्शन में बिटवीन नेवल एंड चेस्ट, एसिडिटी जिसको रहती है ना, उसमें अगर प्रॉब्लम है तो हम लेग्जेटिव देते हैं कि इंटेस्टाइन से निकल जाए, उसको हम ऊपर नहीं लेके आएंगे, उसको अच्छा। हम वमन नहीं कराएंगे, ओके, उसको लेग्जेटिव दे देंगे, अच्छा, है ना। अच्छा, तो फिर आ जाता है बस्ती, हाँ। जो लोअर इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम होती एनीमा। है, एनीमा, ओके। उसमें फिर एनीमा में बस्ती से वहीं से उसको वहीं से निकाल देते हैं, ठीक है। मतलब जिस पोर्शन में प्रॉब्लम है उसके नियरेस्ट रूट से हम लोग उस चीज को निकाल देते हैं। निकाल देते हैं, ओके। तो ये एक आदमी को 5 दी जाती है या नहीं फिर नहीं 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 नहीं, पंचकर्मा बोलते हैं ना इसलिए, क्योंकि पंचकर्मा इसीलिए बोलते हैं ना, हाँ। अगर कोई एक्सट्रीम केसेस होता है तो फिर उसमें इसमें टाइम लगता है, ओके, पहले इतने दिन का ये किया, फिर 2 दिन रेस्ट, बॉडी को नॉर्मलाइज किया जाएगा, फिर विरेचन करेंगे, फिर नॉर्मल किया जाएगा, फिर बस्ती करेंगे, ऐसे करके आते हैं, अच्छा, ठीक है, एंड इट टेक्स कपल ऑफ डेज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ओके, ठीक है। सपोज आपने ये सर्जरी का इन्वेंशन कर लिया, ठीक है, प्रेपरेटरी प्री प्रोसीजर कर लिए, अभ्यंगम कर लिए, बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ा लिया,
फिर हमने डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जो भी जहाँ पे भी हमारे टॉक्सिन्स हमने उसको निकाल दिए। और फिर पोस्ट ऑपरेटिव डॉक्टर क्या बताते हैं, आपको छोटी छोटी डाइट लेनी है। बिल्कुल। पहले दिन आपको सूप लेने हैं, हाँ, फिर आपको खिचड़ी लेनी है, फिर दलिया लेना, ऐसे करके धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से जब हम पंचकर्मा करते हैं उसके बाद हम डाइट ऐसे ही बढ़ानी है। आप अच्छा। ये नहीं सोचोगे कि देखो मेरी बॉडी के साथ अगले ना दिन ही मैंने आपने कुछ पिज्जा शुरू कर दिया। पिज्जा शुरू कर दिया, आप हो गए अरे 4 दिन हो गए कुछ बाहर का नहीं खाया है ना, चलो आज पार्टी करते हैं। अब तो मेरा कल पंचकर्मा पूरा हो गया, हाँ ठीक है, जो भी विरेचन का वमन का कल मैंने पूरा कर लिया, आज तो खाएंगे। हाँ। तो उसमें आपको प्रॉब्लम एग्रावेट हो जाएगी। ओके। फिर आप बोलोगे मैंने ये भी करा लिया, ये भी बेकार निकला, कोई फर्क नहीं आया। जो आजकल सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हो गया है। मिसकंसेप्शन है। तो जो भी आप डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है ना, अपने अंदर से टॉक्सिन्स निकालना, बिल्कुल। उसके बाद उस चीज को रिवाइव करना। क्लीनिंग तो आपने कर दी, उसको रिवाइव भी तो करोगे। बिल्कुल। अब सपोज ये टेबल है, इसके ऊपर आपने रोज इसको धुलाई कर रहे हो, रोज इसको धुलाई कर रहे हो, ये एक दिन रफ हो जाएगा सरफेस, इसके फिर आप पॉलिश करोगे, एक दिन उसको सूखने का टाइम दोगे, तभी तो उसको यूज करोगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे हमारी बिल्कुल। बॉडी है, हम उसको तो कभी नहीं देखते। तो वो प्रॉब्लम बढ़ के आती है, फिर नहीं आयुर्वेद खराब है। नहीं नहीं, आयुर्वेद अच्छा है, वो तो सही बात है। नहीं, मुझे तो 25 साल हो गए ना ये सब देखते हुए, ये सब सुनते हुए, तो बड़ा मन दुखता है कि और फिर इसमें गलती आ जाती है आयुर्वेद की या किसी डॉक्टर की। ये तो नहीं बोलेंगे आप एसिडिटी है चाय मत पियो, अगर पीनी है तो अदरक वाली मत पियो। नहीं जी, उसके बिना तो आपने तो खाना पीना ही बंद कर दिया। है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखो, आप पंचकर्मा के लिए जाते हो, 1 घंटा 1-1.5 घंटा जो भी स्पेंड किया सेंटर पे, वो किया, 23 घंटे आपके अपने हैं, 22 घंटे आपके हैं। अगर आप उसमें उसको मेंटेन नहीं करोगे ना, तो कैसे बात करोगे। सही बात है। इसमें कितने दिन रहता है पंचकर्मा के सेशंस, कितने दिन रहते हैं या फिर कैसे रहता है? इसमें अलग अलग दिन होता है, एक एक या फिर एक ही दिन में? अलग अलग दिन होता है, तभी तो उसको मल्टीपल डेज लगते हैं ना। अच्छा। हाँ, मल्टीपल डेज में एक पंचकर्मा सेशन पूरा कंप्लीट होता है, ऐसे बोले? हाँ, जैसे सपोज आप विरेचन की बात करते हैं, हाँ। तो उसमें मिनिमम 5 to 7 डेज कर सकते हैं। Okay. डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। 3 डेज में भी हो जाता है। अच्छा। बट अगेन डाइटरी पार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। डाइटरी पार्ट इज मोस्ट डाइटरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइफस्टाइल। अभी सपोज आप आके यहाँ पे अभ्यंगम करके गए हो, आपने ऑफिस जाना है, जाते फटाफट नहा लिया और जो है ब्रेकफास्ट में वो खा लिया कि नहीं मेरा सेशन तो हो गया, वो आपको इम्पेक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। अब आप यही एक एग्जांपल ले लो, लोग बोलते हैं हम केरला गए थे या हम किसी नेचुरोपैथिक सेंटर में रह के आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वहाँ डाइट वो अकॉर्डिंगली देते हैं। अच्छा। आपको कुछ और देना नहीं है ना? तो ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा ही आएगा। आप घर में रह के कराते हो, डाइट फॉलो नहीं करते हो, रिजल्ट आएगा नहीं। बिल्कुल। मुश्किल से 50% रिजल्ट आएगा। इसमें किन किन टाइप के इश्यूज, मतलब हम कैसे इसमें आगे बढ़ते हैं, मतलब कौन कौन से इश्यूज आपने देखे हैं अभी तक, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो लगता है कि ये चीज़ तो हम बहुत अच्छे से आयुर्वेदा से ठीक कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें समय लगता होगा? यस। तो वो दोनों में से थोड़ा सा बताइए कि दोनों में क्या क्या फर्क है? अभी जो है मैं बहुत ज्यादा डीप डिजीजेस में नहीं जाएंगे हम। हाँ। एक जनरल जो रूटीन लाइफस्टाइल में है, एक्यूट और एक क्रॉनिक ऐसे समझ लेते हैं। कुछ एक एक्यूट डिसीजेस हो गई, डिजीजेस को भी अभी छोड़िए, पहले हम लाइफस्टाइल में आते हैं। बिल्कुल लाइफस्टाइल में आते हैं। ठीक है, चलिए। जो कि आजकल किसी भी एज ग्रुप में ले लीजिए। बिल्कुल। क्योंकि लाइफस्टाइल सबका इतना खराब है, सारा दिन ऐसे बैठे रहना है। हाँ। ठीक है, विदाउट रीजन काम है तो है ही है, उसके बाद ऐसी आदत पड़ जाती है, फिर भी उसको उसके बिना 10 मिनट उसको बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है। दूसरी चीज, किसी की फिजिकल एक्टिविटी है नहीं है। बिल्कुल। कंटिन्यूटी में बैठे रहना, 8-8 घंटे 10-10 घंटे लैपटॉप पर बैठे रहना, बस यूं चलता रहता है। उससे क्या होगा, बैक पेन, स्पाइनल प्रॉब्लम्स, ये बहुत कॉमन है। एक बहुत ही आप बोल लो ना कि मेरे पास हर रोज के ये तो है ही है, इसकी तो काउंटिंग ही नहीं है। ठीक है। और फिर आज आप उसको इग्नोर करते हैं, और आज क्या है, आज शुरुआत ही हम रिलेट कर लेते हैं, आज ज़्यादा काम कर लिया इसलिए थोड़ी सी पेन हो गई। ठीक है, आज ज़्यादा ड्राइविंग कर ली इसलिए थोड़ा सा बैक कमर पेन दर्द हो है। गया। तो हम, लेकिन वो फिर इग्नोर करते करते बढ़ जाती है प्रॉब्लम। फिर एक्सरे, MRI, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अल्टीमेटली क्या आ जाता है, वो डिजीज बन जाती है, डिस्क प्रोलैप्स हो गया। आपने सुना होगा इन जनरल के वो डिस्क खराब, हो गया, बिल्कुल। या डिस्क प्रॉब्लम हो गई, स्लिप डिस्क हो गई। तो ये हम ही ने बनाई है ना उसको, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। एक तो ये लाइफस्टाइल हो गया,
ऊपर से फिर ये चीज़ें एग्रावेट कर देती हैं डाइट स्टाइल से। बैठे बैठे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, जो भी आया, चाहे वो गैस बना रही है, गैस बन रही है, गैस की गोली खा ली। सीधा फंडा है, सुबह गैस की गोली खा ली, उसके बाद अपना दिन भर हम कुछ भी खाएं कि गैस तो बन नहीं रही है अभी, उसको क्लीन तो नहीं कर रहे ना सिस्टम को, कुछ थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं है। अगर आप बोलो फिजिकल एक्टिविटी है इसके साथ, अगर हम कैसे में किसी से पूछते हैं अच्छा फिजिकल एक्टिविटी है, हाँ जी है, सुबह आधा घंटा जिम जाते हैं, ठीक है। तो सुबह आधा घंटा जिम भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एकदम से, और जिम में क्या है ना, तो आपको फ्रेश एयर मिलती है, बिल्कुल, इट्स ए क्लोज्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। उसमें आपको कितना आपको एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं, फ्रेश एयर जाएगी, टॉक्सिन्स एक्सपेल करना पहली चीज, ठीक है। टॉक्सिन्स एक्सपेल कैसे होंगे, फ्रेश एयर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तभी तो जो टीयर होता है उसी को रिपेयर होगा, बिल्कुल, वो तो होता नहीं है, ठीक है। और फिर वहाँ पे पूरा एसी इन्वायरमेंट रहता है, पसीना आना नहीं चाहिए, पसीना आएगा तो जिम का काम ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसी फिजिकल एक्टिविटी। तीसरी चीज ट्रेडमिल। ट्रेडमिल पे हम स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि स्टेप चेंज नहीं कर सकते। आप उसका लेवल चेंज कर सकते हो कि आज फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, लेकिन आप अपना स्टेप तो चेंज नहीं करोगे ना। अब आप बाहर वॉक कर रहे हो, बाहर रनिंग कर रहे हो, कभी स्टेप छोटा आता है, कभी बड़ा आता है, कभी राइट साइड प्रेशर आता है, कभी लेफ्ट साइड प्रेशर आता है, कोई माइंड तो वो स्ट्रेन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। फ्री में जितना आप फ्री वे में वो करते हो ना एक्सरसाइज, उतना जैसे ओपन एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा हम कर पाते हैं। ओपन नहीं, घर में कर लो, लॉन में कर लो, किसी में भी, मतलब एटलीस्ट एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट ना हो, और बॉडी स्ट्रेस में ना हो। स्ट्रेस में करोगे इम्पेक्ट नहीं आएगा, फ्री होके जितनी जो भी एक्सरसाइज करोगे फ्री होके करोगे उतना ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा। तो अभी तो योगा में ज़्यादा इम्पेक्ट आता है एज कम्पेयर टू जिम्स, ठीक है। और फिर जिम में आप में उतनी एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेने के लिए फिर हम बिल्कुल दुनिया भर के प्रोटीन पीते हो, नहीं हमें सुबह जिम करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। मतलब आप एक हेल्दी रहने के लिए दवाइयाँ खाते हो कि हमें फर्दर दवाइयाँ ना खानी पड़े, सप्लीमेंट्स खाते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। नॉर्मल लाइफस्टाइल में हमें नहीं करना है चेंजेस, बट हम दवाई इसलिए खा रहे हैं कि हमें आगे किसी प्रॉब्लम के लिए दवाई ना खानी पड़े। ये एक आजकल का कड़वा सच है। बिल्कुल बिल्कुल। हम इम्यूनिटी बूस्टर्स खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, हम कैल्शियम खा रहे हैं, विटामिन्स खा रहे हैं। उसमें आपको क्या लगता है एक वजह ये भी तो रहती है कि खाना भी हमारा आजकल वैसा नहीं रहा, है ना, जो उतना न्यूट्रिशियस नहीं रहा है। चाहे आप दूध की बात कर लीजिए, चाहे सब्जियों की बात कर लीजिए, चाहे कितना भी ऑर्गेनिक कर लीजिए, पोल्यूशन हमारे अंदर जा रहा है, हवा में भी पोल्यूशन है, पानी में भी पोल्यूशन है, मिट्टी में भी पोल्यूशन है। लेकिन अब जब हम इतना कुछ टॉक्सिन्स खा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट उसको प्यूरिफाई तो करना चाहिए ना, साथ में इम्पेक्ट तो आएगा। लेकिन एक है कि हम इम्पेक्ट को बुला रहे हैं, एक है कि बाय टाइम इम्पेक्ट आना है, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। जो एज फैक्टर पहले 80s से स्टार्ट होता था, अभी वो एज फैक्टर 60s से स्टार्ट हो गया है। आजकल 50s में अरे मैडम एज फैक्टर हो गया, अरे भाई एज फैक्टर नहीं है ये अपने आप को ही हम बुढ़े मानने शुरू हो जाते हैं, है ना। या एक वो आप कह लीजिए कि ब्रेन वॉश कर दिया गया है, एज फैक्टर है। कहाँ का एज फैक्टर है? इनफैक्ट जो थोड़े से ओल्डर एज लोग हैं आजकल की यंग जनरेशन से, वो ज़्यादा स्ट्रांग है। हमारे बच्चों से हमारे जो दादा दादी हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है, बिल्कुल, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी थी, उन्होंने अच्छा खाया पिया, ठीक है। आजकल आपके बच्चों को थोड़ा सा तेल लगाना दे दो, मुंह बन जाता है, लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं कि तेल क्यों बोल दिया लगाने के लिए। कैसे बॉडी की इम्यूनिटी बनेंगे? फिर तो सप्लीमेंट ही खाओगे ना कि इम्यूनिटी बनानी है। तो ये इसी से आप कितनी भी बीमारियां ले लो, ये सब आपके लाइफस्टाइल से आ जाएंगे। चाहे आप फीमेल प्रॉब्लम ले लो, जॉइंट पेन्स ले लो, या आप आजकल बालों की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, स्किन की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, सोरियासिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारी क्यों आ रही हैं? क्योंकि इम्बैलेंस हम अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप ही पहले अपनी बॉडी के डॉक्टर हो। बिल्कुल, सबसे पहले तो सिम्टम आपको पता चलेगा ना। हम तो जो आप मुझे बताओगे मैं तो उसी के अकॉर्डिंग जज करूंगी कि अच्छा ये है, ये है, ये है। लेकिन जब आपकी बॉडी ने आपको सिग्नल दिया है तो पहले आप उस सिग्नल को समझो। राइट, ठीक है। ये मैं ना तो मैं किसी ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ, ना किसी बीमारी की बात कर रही हूँ, लेकिन जब आप आयुर्वेद में बात करते हैं तो बॉडी सिग्नल देती है, आप उस सिग्नल को इग्नोर मत करो।
ठीक है, उसके ऊपर देखो कि मतलब मुझे क्यों ये सिग्नल दिया है। आज मुझे एसिडिटी हुई है या मुझे गैस बनी है, आप 2 दिन इग्नोर कर सकते हो, लेकिन 4 दिन बाद फिर बन रही है, तो क्यों इतना, फिर पहले तो नहीं बनती थी, पहले तो नहीं अभी बनती क्यों थी। बन रही है 4 दिन बाद? अभी क्यों बैक पेन मेरा पिछले महीने हुआ, फिर 15 दिन बाद हो गया, फिर 1 हफ्ते बाद हो गया, तो ये उसकी इंटेंसिटी क्यों बढ़ रही है? उसी टाइम अगर हम चीज़ों को कवर कर लेंगे ना तो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। यही आयुर्वेद कहता है। अच्छा। यही एक आयुर्वेद है। और आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है उसी टाइम, विदाउट कि आप आसपास पड़ोस से पूछने की बजाय किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, उसको अपना पूरी प्रॉब्लम बताइए और पूरा लाइफस्टाइल बताइए कि बताइए मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। ये नहीं है कि आपने सोशल मीडिया पे देख लिया, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, ये वाला जूस पी लो, ये काढ़ा पी लो, सुबह फल खा लो, सुबह रात को ये खा लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। बट अगर आप ये देखो कि सपोज आप एलोवेरा ही ले लो, अगर सारी दुनिया ही ऐसे एलोवेरा पीने लग जाए तो एलोवेरा कहाँ से आएगा? नेचर भी तो कोई चीज़ है ना, उसका हर चीज़ का इम्बैलेंस खराब हो जाएगा। चाहे आप एक्सेसिव दूध पी रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप दिन में 5-5, 6-6 लीटर पानी पियोगे तो भी प्रॉब्लम है। हर चीज़ की एक्सेस तो प्रॉब्लम है ना। और हो सकता है आपको एक चाय भी ठीक कर रही हो, मुझे एक चाय भी खराब कर रही हो, तो मैं वो उस चीज़ को कैसे एक यूनिवर्सल ट्रुथ मान लूँ ना कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये चीज़ ले लो। तो वो आप असेस करोगे बॉडी टाइप के बेसिस पे? यस, बॉडी टाइप देखो आप अपने, और पहले आप अपने आप को असेस करो क्या आपको मुझे खुद ये क्या लग रहा है प्रॉब्लम कि हुई ये है, चीज, मैंने क्या खाया आज, हाँ, और इससे मुझे ये चीज फील हो रहा है, ये चीज़ फील हुई है, तो आप उसको छोड़ो कि मुझे ये खाने से ये हुई है, तो उसको थोड़ा टाइम छोड़ के देखो। और ये भी सोल्यूशन नहीं है कि आज आपने सपोज आप बोलो कि आपको किसी सैलेड से प्रॉब्लम हो रही है या जूसी से प्रॉब्लम हो रही है, आपने वो नहीं जी मैंने तो छोड़ दिया खाना, मुझे इंटेस्टाइन प्रॉब्लम रहती है, मुझे वीट एलर्जी है तो मैंने वीट छोड़ दी, ठीक है, उसका रीज़न तो देखो। ऐसे नहीं है ना कि आपने बिल्कुल ही उसको डाइट से, या तो आप शुरू से वीट नहीं खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ इंडियन है, मैं बोलूँ आप वो डोसा इडली छोड़ के आप रोटी पे आ जाओ, ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि वैसा आपका मेकअप नहीं हुआ, आपका जेनेटिक स्टेपल मेकअप फूड नहीं तो हुआ, वही है ना, शुरू से बचपन से खा रहे हो, ठीक है। या आप नॉर्थ इंडियन हो, रोटी ना खा के नहीं जी आप वो खाओ, डोसा खाना शुरू कर दो, तीसरे दिन आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ये चीज़ें यूनिवर्सल किसी के लिए नहीं होती हैं। ओके। नहीं, इवन आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, जैसे जो लोग मीट बहुत खाते हैं, हाँ, तो कुछ लोगों को तो प्रॉब्लम्स होती है काफ़ी, यस, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत लेट होती है, कुछ लोगों को होती नहीं है। हाँ, आप मीट की बात कर रहे हो, मैं आपको एक जनरल सैलेड की दे देती हूँ। हाँ। सैलेड तो सारी दुनिया खाती है, मीट तो फिर भी सब नहीं खाते, सब नहीं खाते। ठीक है। सैलेड में अभी विंटर गई है, मतलब चल ही रहा है सीजन, तो सब लोग नहीं जी हम तो सैलेड भर भर के खाते हैं, हाँ। ठीक है। लेकिन कच्चा सैलेड भी सबको सूट नहीं करता, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, ठीक है। जिनको कफ टेंडेंसी रहती है, फ्रीक्वेंट कोल्ड कफ हो गया, साइनस इश्यूज रहते हैं, वो कच्चा सैलेड खाएंगे उनको प्रॉब्लम बढ़ेगी, हाँ, ठीक है। उसमें एक चीज आप देख रहे हो कि नहीं स्टमक के लिए अच्छा है जी, फाइबर जा रहा है खूब सारा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम करेगा क्योंकि वो एक ठंडा भी तो करता है ना आपकी बॉडी को। तो उसका ऑल्टरनेट देखो, आपको ये नहीं मैं कह रही कि आप सैलेड छोड़ दो, ठीक है, खाना है, सीजन की सब्जियां आती हैं खानी है, लेकिन उसको खाने का तरीका बदलो। कब खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कैसे खाना है, कैसे में क्या चीज़ आती है? कैसे में ये आती है कि आप उसको थोड़ा सा सौते करके खा लो, अच्छा, बात खत्म। ओके। बजाय कि आपने ऐसे कच्चा खाया, उसको थोड़ा सा सौते कर लो। सौते भी क्या करना है, पैन में जो भी आपको सैलेड खाना है, काट के 5 मिनट के लिए ढक दीजिए, दैट्स इट, वो अपनी खुद के ही स्टीम में पक जाएगा। खाओ, आप कितना भी खाओ, प्रॉब्लम नहीं आएगी, चीज़ वही है देखो, ठीक है, बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज फर्क हो गई। अब किसी को गैस बनती है, जितना वो सैलेड खाएंगे उनको गैस ज़्यादा बनेगी, फाइबर होता है, फाइबर होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं करते, ठीक है, तो उनको ऐसे खाना चाहिए। जिनको एसिडिक प्रॉब्लम रहती है वो आराम से खा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर पहले उनकी डाइजेशन पावर इतनी स्ट्रांग है, वो सब पचा जाएंगे। अब वो मेरे पास कोई एसिडिक बंदा बैठा होगा, ठीक है, बोलोगा अरे सैलेड खाया कर, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत बॉडी स्ट्रेंथ मिलती है, एनर्जी रहती है, रहेगी ना उनको, क्योंकि वो पचा लेते हैं बॉडी जल्दी। टाइप डिफरेंट है, मैं नहीं पचा पाऊंगी, मैं दिन में 2 गाजर पचाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, सैलेड का बाउल तो कहाँ से आ जाएगा। तो सिर्फ ये एक डिफरेंस है। तो आयुर्वेदा में जैसे कोई मीट सेंट्रिक
कोई पेशेंट आता है बोलता है कि जी मैं तो बचपन से ही ये खा रहा हूँ, तो आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेदा कहता है कि ये सारी चीजें खानी चाहिए या फिर नहीं खानी चाहिए? नहीं, आयुर्वेद ये नहीं कहता कि ये खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कभी नहीं कहता। डूज एंड डोंट्स, कुछ कोई भी ऐसी चीज डूज एंड डोंट्स? डूज एंड डोंट्स अगेन फिर वही आपकी बॉडी टाइप के ऊपर आ गया। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ। अब वही जैसे मैंने बोला कोल्ड कफ है या गैस बन रही है, मैं बोलूंगी कच्चा सैलेड नहीं खाना। हाँ। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सैलेड नहीं खाना, हाँ। कच्चा नहीं खाना। तो ये डूज एंड डोंट्स होते हैं। ओके। अब कोई एसिडिटी वाला बंदा आ गया है, चेस्ट में बर्निंग हो रही है, भाई तू चाय मत पी। चाय पीता है, अगर पीनी भी है, चलो अगर हम भी थोड़ा सा मॉडर्न, अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट आयुर्वेद में जाएंगे ना, तो फिर सब लोग बोलेंगे ये तो बेकार है जी, हमें तो कुछ सब खाना पीना बंद कर दिया। अगर हम बिल्कुल ही वो शास्त्रों पे जाएंगे, है ना? तो इसलिए हमें भी मॉडर्नाइज, तो देखो बिल्कुल आप वो नौकरी छोड़ के आप 7 बजे खाना खा लो, कैसे खा लोगे? आप आते ही 9 बजे हो, तो आप 7 बजे डिनर कैसे कर लोगे? तो वो फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो उसका हमें अल्टरनेट देखने पड़ते हैं कि ठीक है आप 9 बजे आके खाना खाया है आपने, उसके बाद सीधा बेड पे मत बैठो। बैठिए अपना लैपटॉप बैठ लेके बैठ, नहीं जी हम सोते तो 12 बजे है, कर क्या रहे हो? लैपटॉप, ऑफिस का काम। तो वो आंख खोल के बैठे या बंद करके बैठे हो, क्या डिफरेंस है उसमें? प्रॉब्लम आएगी। बैठना आपको वज्रासन में बैठ जाओ। देखो सिर्फ ये आयुर्वेद है बस, छोटी छोटी चीजों से आप बोल रहे हो कि अगर बहुत फर्क पड़ जाता है। यस, ठीक है। नहीं तो कोशिश करो थोड़े से 15 स्टेप्स चल लो। घर ऐसे तो करना नहीं है ना, खाना खाने के बाद हमने रनिंग तो करनी नहीं है, थोड़े से स्टेप्स चलने, थोड़े से स्टेप्स चल लो। नहीं तो वज्रासन में बैठ जाओ, नहीं तो आधे घंटे बाद गर्म पानी पी लो, बस। आप चाहे 10 बजे खाना खा लो, कोशिश करो जल्दी खाओ। ऐसे नहीं कि नहीं बैठ के आके काम कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ऑफिस से आए, आगे पहले चाय वाय ले ली, ऑटोमेटिकली खाना लेट जाएगा। उस चीज को तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप जल्दी आ गए तो जल्दी खाना खा लीजिए, ठीक है। और सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कभी बाहर का जैसे सपोज खाया है, हम ये भी नहीं कहते कि बाहर का छोड़ दो, ट्रेंड है, खाना है उसको मना नहीं कर सकते। तो बाहर का खा के आए हैं, आके गर्म पानी पी लो। अच्छा। बजाय कि आप पिज्जा खाया साथ में कोल्ड ड्रिंक चलता है, उसको मत पियो। डाइजेस्ट ही तो करना है ना उसको, गर्म पानी पी लो, डाइजेस्ट हो जाएगा। नहीं, लेकिन इसमें भी तो बड़े सारे रूल्स हैं। 2 घंटे से पहले नहीं खाना, 2 घंटे से पहले पानी नहीं पीना। मैं वही तो बोल रही हूँ ना, मैं उस रूल की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। हाँ। मैं तो जस्ट ये कर रही हूँ कि अगर सपोज हम बाहर से कुछ भी बाहर का खाना खा के आए हैं, आके अगर हम 20 ml तक भी गर्म पानी, 30 ml तक भी गर्म पानी पी लेंगे तो क्या दिक्कत है? ठंडा नहीं पीना। ओके। है ना, डाइजेशन, जब भी हमें डाइजेशन इंप्रूव करना है तो उसमें ठंडी चीजें कम लेनी, सीधी सी बात है। एक जनरल रूल, चाहे वो हम बच्चों को खिला रहे हैं, चाहे हम बड़े खा रहे हैं, कोई भी है, कि ये नहीं है कि बाहर का खा के आए तो आके कोल्ड कॉफी और शेक्स, और जो एक ट्रेंड चलता है। और दूसरी चीज ट्रेंड चलता है कि हमेशा डिनर ही हैवी होता है, जो कि ये गलत है। डिनर सबसे लाइट होना चाहिए। डिनर सबसे लाइट होना चाहिए, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल में नहीं है, और इसी से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हमने, ठीक है, वो लाइफ की सब लोग रात को ही खाना खाने का टाइम मिलता है, तो उसके बाद उसको मैनेज कर लो, खा लो, खा के थोड़ा सा घूम लो, गर्म पानी पी लो, वज्रासन में बैठ जाओ, तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। एटलीस्ट कुछ प्रॉब्लम्स तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना। अदरवाइज फिर वही है कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, रात को नींद, डाइजेशन नहीं होती, फिर वो उठ उठ के डकार मारते रहो, कॉन्स्टिपेशन हो गई, भूख नहीं लगती, फिर वो मतलब ऑटोमेटिकली साइकिल स्टार्ट हो जाता है, उसी साइकिल में आ जाते हो। तो एक बार गैस्ट्रिक स्टार्ट होगी, फिर आप गैस्ट्रोलॉजी के पास जाओगे, फिर वो आपको एंडोक्राइन, उसके साथ आपको क्या होगा, कुछ फिर हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं, पीसीओडी आ गया, ठीक है, उसमें पीरियड प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, फिर आप गायनी के पास जाओगे, ठीक है। पहले आपने डाइट स्टाइल से थायराइड वायराइड चेंज हो गया, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर तो सबको है। छोटे से बच्चे से लेके आप किसी भी एज में ले लो, किसको स्ट्रेस नहीं है? अपनी अपनी जगह, हर चीज की, किसी बिल्कुल, बच्चे को पढ़ाई का, फिर काम वाले को काम करने का, किसी भी चीज का ना, तो वो स्ट्रेस हमारी बॉडी के ऊपर आ जाता है। तो जब बॉडी के ऊपर आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद फिर हमने लाइफस्टाइल से उसको एग्रावेट कर दिया चीज़ों को, तो वो प्रॉब्लम, फिर कौन सी भी प्रॉब्लम हो, वो सब डेवलप होनी शुरू हो जाते हैं। शुरू में इग्नोर किया, फिर वो धीरे 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 आप एक डॉक्टर के, फिर दूसरा डॉक्टर, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट गया, फिर गायनेकोलॉजिस्ट गई, फिर धीरे धीरे आपको बैक पेन स्टार्ट हो गई तो ऑर्थो के पास चले गए, तो वो ऐसे ऐसे ऐसे। तो सबकी मेडिसिन मिली अलग अलग टाइम पे,
हर बंदा जिसके पास भी जाओगे देखो हर बंदा अपनी मेडिसिन medicine देगा, लाइफस्टाइल कोई नहीं बताएगा। आप कुछ भी खा लो, बस ये दवा खा लिया करो। तो ये तो आपकी जैसे कोई पेशेंट आता है, आपकी क्या अप्रोच रहती है? जैसे कोई आता है आप उसको कैसे पहले डायग्नोज करते हो कि वात पित्त कफ का yes, पहले वो आप जैसे सपोज मेरे पास कोई पेशेंट आता है, ऐसे नहीं है कि मेरी मेडिसिन जब मैं लिखते हैं तो सबसे लास्ट वाला पोर्शन आता है ये। अच्छा हाँ, ये नहीं है कि आपने आए प्रॉब्लम बताई मेडिसिन लिखी काम खत्म। पहले आपका पूरा लाइफस्टाइल पूछा जाएगा, डाइट स्टाइल पूछा जाएगा, अच्छा क्या करते हो, क्या खाते पीते हो। अगर आपने बोल दिया नहीं जी हम हेल्दी खाते हैं, हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग सारा वो गलत हेल्दी ना हो। हाँ, अब सपोज मैं आज मेरे पास पार्किंसंस के पेशेंट आते हैं, अच्छा ठीक है, तो वो क्या बताते हैं कि सुबह उठ के हम फ्रूट्स खाते हैं, फिर वो स्प्राउट्स खाते हैं, वो सारा लाइट खाते हैं जी, ठीक है, हम बहुत लाइट मील लेते हैं, कभी स्प्राउट्स ले लिए, कभी पोहा ले लिया, ठीक है, तो और डिनर लेट करते हैं, लाइट करते हैं, और डिनर के आधे घंटे बाद हम सो जाते हैं क्योंकि दिन भर थके हुए होते हैं। बिल्कुल। बट ये सारी चीज़ें गलत हैं, सारी चीज़ें गलत हैं। आप कैसे इसमें कि अब सुबह वो कच्चे सैलड कैसे खा सकते हो बात, और उनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा तो थोड़ा सा अगर हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो चीज़ें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। अब उनको इनफैक्ट ये डॉक्टर्स ने बता दिया है कि आपको मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि सिस्टम तो पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा ना। मेडिसिन का जो इम्पेक्ट है वो आ नहीं रहा, नींद नहीं आ रही है, गिर जाना खड़े खड़े, तो वो अच्छा तो वो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स ऐसी तो डेवलप हुई ना, क्योंकि बॉडी को जब कुछ एब्जॉर्ब भी नहीं कर रही है वो, आप डालते जा रहे हो, बस डालते जा रहे हो कि खाना है। तो आपके हिसाब से पहले उसका अगर एक बारी पता चल गया कि ये सुबह मतलब आपने वात पित्त कफ से उसको डायग्नोस किया, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, फिर आपने बताया कि सुबह के लिए ये जो है सुबह इसका वात ज्यादा रहता है, ऐसे ऐसे भी देखते हैं आप? हाँ, इसमें जो टाइम क्लॉक होता है ना, हाँ। उसमें एक डिफरेंस होता है कि जब हम मॉर्निंग में होते हैं तो कफ ज्यादा होता है, अच्छा, आफ्टरनून में पित्त ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, इवनिंग में फिर वात ज्यादा बढ़ता है। अच्छा, ठीक है, ओके, तो सुबह ठंडी चीजें कम लेनी चाहिए, उससे कफ एग्रावेट होता है। ओके, आफ्टरनून में पित्त ज्यादा होता है, तभी बोलते हैं कि लंच किंग होना चाहिए, इन जनरल लंच किंग होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हमारा पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो हम कुछ भी खाएंगे डाइजेस्ट हो जाएगा। डिनर एकदम से लाइट होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वात बहुत एग्रावेट होती है, तो हमारी जो डाइजेशन पावर है वो स्लो होती है, तो हमें इजीली डाइजेस्टेबल वाली चीज़ें लेनी चाहिए। तो पनीर वनीर जैसे जो हैवी डाइजेस्टिव होती है वो रात को अवॉइड करो। यस, रात को हैवी डाइट से अवॉइड करनी चाहिए। तभी मैंने क्या बोला कि रात का ही मील हमारा बहुत अच्छा होता है। तो आप बोल रहे हो रात को अगर हम फ्रूट्स वगैरह खा के सोए तो वो सबसे लाइट है? फ्रूट्स नहीं, वो अच्छा, दलिया खिचड़ी इस तरह की गर्म चीजें, गर्म चीजें, ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए रात को। अच्छा, दही नहीं खाना चाहिए, ठंडा होता है, ठीक है, और डाइजेशन में हैवी होता है। एक तो हमारी डाइजेशन पहले ही स्लो है, हाँ, तो अगर हम जितना हम ठंडा खाना खाएंगे वो डाइजेशन और स्लो हो जाएगी। थोड़ा सा सेमी सॉलिड खाना होगा, डाइजेशन हमारी अच्छी रहेगी। मैंने सुना है रात को कफ ज्यादा बन जाता है, तो इसलिए वो पनीर वनीर अगर रात को खाते हो तो कफ भी पैदा करता है वो? कफ जो होता है अर्ली मॉर्निंग का टाइम रहता है, रात को वात बढ़ती है ना, तो वो इसलिए बोलते हैं ना खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है। हाँ, अच्छा, वो पेट फूल जाता है मतलब वात बढ़ जाती है। अच्छा, इस वजह से तो जब भी आपके वात के सिम्टम्स आए, ठीक है, तो जब एक तो सबसे पहले ठंडा वाला खाना छोड़ दीजिए, ठंडा और कच्चा, अच्छा, सेमी सॉलिड खाना स्टार्ट कर दीजिए। और गरम ऐसे नहीं है कि पानी में अदरक उबाल के पी लिए, नहीं जो हमें गरम पीना है वो वाला गरम नहीं। इन जनरल नॉर्मल जो मील होता है वो गरम टेंडेंसी, गरम वो हॉट रहे, गरम रहे, बिल्कुल मील खाना नॉर्मल गरम, हाँ, बट वो पोटेंसी वाला नहीं चाहिए कि गरम पोटेंसी लेनी है। अच्छा, उससे क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी। ओके, अब फॉर एग्जांपल यही कोविड में हुआ, वो आ गया कि काढ़ा पीना है, ठीक है, गिलोय पीनी है, नेचुरली तो है लोगों ने 4-4, 5-5 बार गिलोय पीता गया उबाल के। उससे क्या हुआ, अंदर गर्मी पैदा हो गई, छाले पड़ने शुरू हो गए, एसिडिटी हो गई, तो फिर वो घूम फिर के आ गया उसमें। नहीं, देखो आयुर्वेद ने इतने साइड इफेक्ट क्रिएट किए हैं। ये है बिल्कुल, ओके, वो गलत तरीके से पिया। उन जो हर्ब्स का उनका नेचर भी मेरे ख्याल से गर्म होगा, हॉट पोटेंसी की थी, तभी तो उसको बोला गया था कि सुबह शाम ले लो और इतनी क्वांटिटी में लेना। हम लोग क्या करते हैं, नहीं नेचुरली तो है। तो नेचुरल चीजें हैं, बट वो भी आप दूध दिन में 2 लीटर दूध पी लो, नेचुरल है। चाहे आप डायरेक्ट ऐसे नहीं, मैं कहती कि आप पैकेट वैकेट का वो तो छोड़ दीजिए, आप घर में गाय रखिए, उसका भी आप दिन में 2 लीटर दूध पियोगे तो प्रॉब्लम आएगी। नेचुरल है,
तो हर चीज़ें एक प्रॉपर क्वांटिटी तरीके से और हो। प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए, यही आयुर्वेद कहता है। आप डायग्नोस कैसे करते हैं? मतलब इसमें आए ये जो जो ये होती हैं दोष होते हैं 3 दोष, तो इन्हीं दोष के बेसिस पे ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सारी आयुर्वेदा का problems, yes। कहना है? हाँ। इनको आप कैसे, मतलब एक तो नाड़ी होती है हाँ, तरीका। एक नाड़ी करते हैं और ऊपर से वही मैंने जो डिटेल क्वेश्चनिंग ली। अच्छा, तो वो क्वेश्चनर के बेसिस पे आपने पता कर लिया। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, देखो सॉफ्टवेयर से उतना हम लोग नहीं जज कर पाते। अच्छा। क्योंकि वो तो हमने जो एक मशीन में सेट कर दिया सॉफ्टवेयर, वो बताएगा। ठीक है, और ये तो नहीं बताएगा ना कि अच्छा आप उसमें कुछ डाइट के ऊपर भी लिखा होगा आप ये डाइट लेते हो, लेकिन अब हम लोग जब डायग्नोज करेंगे तो उसमें देखते हैं कि आप कहाँ से हो, कौन से एरिया से हो, आपकी डाइट कैसी है, मतलब शुरू से आप क्या खाते आ रहे हैं, तो उस तरह से फिर हम लोग जज करके फिर वो आगे लास्ट में प्रॉब्लम का पार्ट निकल के आता है कि अच्छा आपको इस तरह का ट्रीटमेंट लेना है और ये डाइट लेनी है। अच्छा, ओके। इस तरह के ट्रीटमेंट के बाद आपका ये जो है आपकी लाइफस्टाइल अगर और आप डाइट suppose करो बदलोगे। कि आपने बोल दिया नहीं मैंने पंचकर्मा भी कर रहा हूँ, आयुर्वेद भी कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम नहीं जा रही है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फिर आप डाइट गलत कर रहे हो। सिर्फ मेडिसिन के सहारे नहीं करते हैं, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो कोई भी पैथी है। ठीक है, अब वही जैसे सुबह मैंने आपको एग्जांपल दी कि एसिडिटी की गोली खा ली, फिर 2-2 3-3 चाय पियो आराम से, तो वो गोली कब बंद होगी? नहीं होगी बंद, क्योंकि एसिड तो हम दिन में एसिड क्रिएट कर ही रहे हैं ना उसको। आप ये नहीं कह सकते ना कि मैं ठीक हूँ, ठीक तो तब होगे जब आपकी मेडिसिन बंद होगी। एलोपैथिक कोई भी ले लो, ठीक है। कोई भी मेडिसिन बंद होगी तभी आप आने बोलो को ठीक है ना। ये जो मतलब आयुर्वेदा है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अच्छी बीमारियों, गंभीर बीमारियों को इस सब से ठीक कर सकता है। यस, कंट्रोल कर सकता है। अब कंट्रोल कर आज सकता की है। डेट में हाँ। मतलब आप ये कह लीजिए कि हमें बहुत दुख होता है ये बताते हुए कि जो भी आयुर्वेद में आता है वो सब फाइल्स लेके ही आता है। अच्छा, बाद में आता है 3-4-5 कंसल्टेशन के बाद? 3-4-5 नहीं, 2-4 साल बाद। अच्छा। हाँ, जब वो एक अति हो जाती है ना कि नहीं बहुत टाइम अब तो कुछ नहीं, हाँ, अब कुछ या नहीं तो हो आप रहा। डॉक्टर ने सर्जरी बोल दिया है, या बोल दिया कि ये तो ऐसे ही रहेगा, या ये है कि आप साइकोलॉजिकल तक भी घूम आए, डॉक्टर ने बोल दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने दुनिया भर के टेस्ट कर लिए, टेस्ट सारे नॉर्मल है, तो तब ये होता है कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो ये मतलब माइंडसेट बहुत बदल गया हमारा इन सब चीजों को लेकर। अभी टचवुड अभी होने लग गया है, अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेरीज आनी शुरू हो गई है। अच्छा। हाँ, ओके। जिन लोगों ने मतलब अगर सपोज आपकी फैमिली में किसी ने आयुर्वेद चाहे वो किसी भी स्टेज में आके लिया, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद किसी प्रॉब्लम के, तो अभी उस फैमिली के लोग प्रायोरिटी देने लग गए हैं कि पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं, उसके बाद हम किसी दूसरे पे जाएंगे। हाँ, वो आपको लगता है वो आज की डेट में मेथड धीरे धीरे अब चेंज हो जाएगा? यस। अभी लोगों को काफी समझ में आने लग गया है, लेकिन बस ड्रॉबैक यही रहता है कि सोशल मीडिया पे ज्यादा चलते हैं। अगर हमारा वो भी एक पार्ट छूट जाएगा ना कि अपने मन से दवाइयाँ ले ली, उसमें बता दिया था कि XYZ साइट पे लिखा हुआ है कि ये दवाई खा लो ये ठीक हो जाएगा, ये दवाई खा लो ये ठीक हो जाएगा, अगर वो भी पार्ट हमारा मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, तो हमारा आयुर्वेद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और रिजल्ट्स मिलते हैं इससे? मिलते हैं, 101% मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आप देखो गुड़गांव जैसे सिटी में 3 सेंटर चलाना, नहीं मजाक थोड़ी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारा इसी प्रोसेस को ही मतलब लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास भी रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास धीरे धीरे कहीं ना कहीं टूट जाता है। यस, अब इसमें अब कुछ लोग, अब इन जनरल सुना होगा कि लोग बोल देते हैं नहीं आयुर्वेद तो बहुत लंबा है। हाँ। ठीक है, नहीं बहुत लंबा है, बहुत स्लो है, ऐसा नहीं होता है। आज मेरे पास आप 5 साल बाद घूम के आए हो, वो डॉक्टर ने, और जो भी बंदा आता है वो इतना अपनी बीमारी के बारे में पढ़ा लिखा होता है ना, एक तो नेट ने उसको पढ़ा दिया सारा बीमारी का, ठीक है, और बाकी जितने डॉक्टर उसके पास घूम के आए उन्होंने उसको पढ़ा दिया। मतलब अपनी बीमारी का मास्टर बन के आते हैं। और फिर हमारे पास क्वेश्चनिंग क्या आती है, नहीं जी वहाँ उस फलाने डॉक्टर ने हमें ऐसे बोल दिया, आप कैसे करोगे? ठीक है, बीमारी पक्का यही है मेरी। हाँ, बीमारी क्लियर है, लेकिन वो सोल्यूशन अलग अलग मिल रहे हैं सबको। सोल्यूशन अलग अलग मिल रहे हैं, सबने अलग अलग पढ़ाया है कि नहीं ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है। हमने वहाँ पे भी दिखा लिया, दिल्ली में भी दिखाया, ये भी दिखाया, अब इसमें आप क्या करोगे? भाई जब ट्रस्ट नहीं है तो क्यों आ रहे हो? ट्रस्ट तो रखो। आप वहाँ पे ट्रस्ट करके गए, नहीं कुछ बना, 2 साल घूम लिए, 3 साल घूम लिए, एटलीस्ट जब आप आयुर्वेद में आए हो 6 महीने तो दे दो।
ज़्यादा टाइम तो नहीं हम मांग रहे। अब आप बोल रहे हो नहीं 2 दिन हो गए फ़र्क नहीं आया, मतलब आप कंपैरिजन करो कि वहाँ 3 साल 2 साल 4 साल घूम लिए और यहाँ आप बोल रहे हो 1 हफ्ते में नहीं फ़र्क नहीं आया। और दूसरी चीज़, जैसे ही आयुर्वेद में आएंगे, मैडम दवाइयाँ मत देना, बहुत खा चुके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दवाइयाँ मत देना, बहुत खा चुके। पंचकर्मा नहीं, पंचकर्मा थोड़ा सा महंगा है। अच्छा, क्या करें, तभी फिर वो सोशल मीडिया चलता है। सोशल मीडिया पे अलग अलग हाँ, टाइप भी एलोपैथिक में सस्ता ट्रीटमेंट तो नहीं होता ना। बिल्कुल। उतने तो आप उतने के डायग्नोस्टिक प्रोसेस ही हो जाते हैं जितने में हम ट्रीटमेंट काफ़ी कोशिश कर देते हैं कि इतने में आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। अब आप सिंपल बैक पेन सर्वाइकल की है या पीसीओडी की है, पहले आप एमआरआई में 6-6 हज़ार देते हो, ठीक है। उसमें हमें अगर हम सपोज अभी किसी का सर्वाइकल स्टार्ट हो रहा है, हम 3-4 सेशन में 5 सेशन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो आपको एमआरआई की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जो कि हम 2-3 हज़ार में आपका ट्रीटमेंट हो रहा है और आप 5 हज़ार सिर्फ आपको पता चल रहा है कि क्या दिक्कत है, ट्रीटमेंट तो अभी हुआ ही नहीं है। नहीं, लेकिन एक चीज़ है इसमें, आप मुझे थोड़ा सा बताइए, जैसे कि एलोपैथी जो होती है उनमें बड़ी सारी ब्रांचेस बनी हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो मैं किसी एक स्पेशलिस्ट के पास जा रहा हूँ, है ना, लिवर का है तो लिवर के स्पेशलिस्ट पे जा रहा हूँ, जिस वजह से वो जानता है कि लिवर में क्या प्रॉब्लम होगी मेरे, है ना। तो ऐसा क्या आपको लगता है इसकी वजह से आयुर्वेदा में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उसको लगता है कि अच्छा ये तो शायद जनरल है, इसमें शायद सारी चीज़ों के लिए एक ही चीज़ करी जाती है, क्या कह ये सकते हो इसमें। लेकिन अभी हमारी स्पेशलिटी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अभी एमडी एमएस सारी चीज़ें मतलब पहले बहुत कम होती थी। पहले तो बीएमएस वाले, अब जैसे सपोज मैं अपने ही टाइम की बात करूं तो हम हमारे बैच में मुश्किल से 2-3 लोग आयुर्वेद कर रहे हैं, सब एलोपैथिक कर रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं था। तो अभी जब से अवेयरनेस आई है तो लोग इसमें मतलब एक आने लगी है कि हाँ ये पोस्ट ग्रेजुएशन इस चीज़ की होती है, सबकी अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, सबके अलग अलग वो डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स। अच्छा, तो उस पे फिर उनका थोड़ा सा फोकस, क्योंकि एक उस पर्टिकुलर पोर्शन में आ जाता है, पर्टिकुलर पोर्शन में फोकस आ जाता है। अब आप देखो उसमें आयुर्वेद में हमारे सर्जरी भी है। हाँ, अभी आई है मेरे ख्याल से, वो अभी नहीं आई, अभी पहले से पता थी, चला अभी पता चला है। अच्छा, अभी पता चला। अब पाइल्स और फिस्टुला की आयुर्वेद से सक्सेसफुल सर्जरी है ही नहीं है। ओके। और ये जो कि ये बहुत कॉमन है, ठीक है। जिसको कॉन्स्टिपेशन है या नॉर्मली आप बोलो कि पाइल्स और फिस्टुला, पाइल्स तो बहुत ही कॉमन है, हाँ, तो इसकी आयुर्वेद में बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है। इवन फिस्टुला के केसेस में हमने ऐसे देखे हैं 2-2, 3-3 बार उनकी सर्जरी हो के उसके बाद आयुर्वेद में आ रहे हैं, उसके बाद हम आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको क्षार सूत्र से। अच्छा, और रिजल्ट्स मिलते हैं तुरंत? यस। कितने टाइम में, मतलब एक अगर हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना? डिपेंड्स है ना कि उसके साइज कितना है। अच्छा, ओके। हाँ, बट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो देखो पेशेंट को तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ, बट वो स्टार्टिंग से जो हमारा माइंड सेट हुआ हुआ है, ब्रेन वॉश हुआ हुआ है, उसी को हमने कन्वर्ट करना है। शुरू से हमने हो नहीं कि ये तो झाड़ फूंक है, ये फलाना है, ये मतलब ऐसे उसका साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। आप ब्लाइंडली करोगे तो यस इम्पेक्ट्स आएंगे, साइड इम्पेक्ट्स आएंगे। आयुर्वेदा में तो इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते जितने मतलब एलोपैथिक मेडिसिन के बाद साइड इफेक्ट्स आते हैं। नहीं, देखो एलोपैथिक मेडिसिन आप ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते। वही मैं आपको क्या एग्जांपल दी, ग्लो एक एग्जांपल दी। हाँ, मतलब वो कब खा रहे हो आप हाँ, ये देखो ना, जब वो चीज़ एक चीज़ आपको बेनिफिट कर रही है तो आपको इम्पेक्ट भी तो करेगी ना। अगर आप उसका विदाउट अंडर ऑब्जर्वेशन आप करोगे तो साइड इफेक्ट भी क्रिएट करेगी। दूध है, घी है, आप ओवर लोगे तो आप बोलोगे नहीं नेचुरल है, पी लो खा लो, तो इम्पेक्ट करेगी। इम्यूनिटी क्या चीज़ है, कहाँ से आएगी अगर आप हर चीज़ बैलेंस वे में करते हो। नेचर क्या कहती है, सब कुछ लो, पूरी नेचर का वो हर चीज़ में उसमें आना चाहिए, लेकिन तरीके किसी से एक चीज़ को फोकस कर दो। तो ऐसे अगर किसी एक चीज़ पे हम फोकस करेंगे तो नेचर का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। बॉडी का बैलेंस तो ऑटोमेटिकली बिगड़ेगा ना। तो हम इतने बड़ी नेचर की बात कर रहे हैं और ये मैं एक छोटे से पोर्शन की बात कर रही हूँ, आएगा ही आएगा इम्बैलेंस। इसमें जैसे होती है, आपने सर्जरी का पॉइंट उठाया, आप मुझे थोड़ा सा मतलब एक मेरे को बड़ा डाउट है ये कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे पास बहुत आते हैं इनफर्टिलिटी के केसेस। अच्छा, हाँ, इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी आते हैं। वो क्यों, वो भी यही चीज़ है कि पीसीओडी थी तो उसमें वो अपना लेप्रो कर दी या कुछ भी और सर्जरीज कर दी, तो फिर वो सीधा आईवीएफ में जाते हैं, ठीक है। मेरे पास ऐसे केस हैं जिनको कि रिटर्न में दे दिया था, वो बंदे यूएस तक जाके आए थे। उनको रिटर्न में दे दिया था कि आपको सरोगेसी ही होगी।
बट विद इन 3 months दे कंसीव, बिकॉज उनकी इम्बैलेंस हमने ट्रीट की, बॉडी के अंदर का इम्बैलेंस, बॉडी स्ट्रेंथन होगी, उसने नेचुरल कंसीव कर लिया। मतलब देवर शॉक्ड कि हम ये टेस्ट करा लें। मन का दुनिया पर तुम जो भी टेस्ट करा लो, देख मैंने कुछ ऐसे तो किया नहीं है, आपकी बॉडी है, आपको बता रही है, टेस्ट आपके सामने है। तो ये चीज़ें होती है, सिर्फ हमारा जो अंदर से इम्बैलेंस क्लियर करना है तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अब छोटे बच्चों को ले लो, बहुत सारे छोटे बच्चों को अब कोई तेल लगाना पेरेंट्स ही नहीं पसंद करते, नहीं बच्चों को तेल नहीं लगाना, स्मेल आती है। तो फिर आप बड़े होके कहते हैं नहीं इसकी इम्यूनिटी नहीं बनती है, बीमार रहता है। कैसे बनेगी इम्यूनिटी, है ना? खाने में ना तो दूध वो देना, घी भी नहीं देना है, तो वो कैसे इम्यूनिटी आएगी? जो पुराने ज़माने के वो थे ना कि नहीं खूब घी खिलाओ, खूब दूध पिलाओ, दूध का चलो आप वो मान लो, बट सारी चीज़ें देनी चाहिए ना, किसी भी चीज़ को ये नहीं कि नहीं। पहले की डाइट में और आज की डाइट में और आज के न्यूट्रिशन कंटेंट में भी सारी चीज़ों में फ़र्क आ गया है बहुत। पहले एक और चीज़ होती थी, आप बताना, पहले नेचुरल डिलीवरीज बहुत होती थी, जो आज सी सेक्शन कॉमन हो गया है, कॉमन हो गए हैं। सी सेक्शन क्यों कॉमन हुआ है? क्योंकि प्रेगनेंसी ही मेडिसिन के सहारे चलती है। ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। पहले मेडिसिन कौन लेता था? ना तो 2 या 3 अल्ट्रासाउंड होते थे, ना तो ज़्यादा मेडिसिन होती थी। ठीक है, थोड़ा बहुत आयरन कैल्शियम लिया, या कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, और महीना 2 में ऐसे तो नहीं कि थ्रू आउट मेडिसिन पे प्रेगनेंसी निकल रही है। और फिजिकल एक्टिविटी होती थी। अभी क्यों फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, बेड रेस्ट है और मेडिसिन के सहारे हैं, तो कैसे हो जाएगी वो? आपकी बॉडी एक्टिविटी नहीं है तो वो आप नेचुरल कैसे हो जाएगी? आयुर्वेदा वैसे इसमें हेल्प करती है किसी को अगर नेचुरल डिलीवरी करवानी हो, या कैसे उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन कहीं नहीं रहता? उसमें नेचुरल रहती है, लेकिन वही आपको अंडर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। हाँ, अंडर ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो आपको प्रॉपर डाइट वाइट दी जाएंगी वैसे वाली कि आपको ये खाना है, ऐसी वाली चीज़ें करनी है, थोड़ा बहुत घी खाना है, जिससे बॉडी लुब्रिकेट तो हो ना। लुब्रिकेट होगी तो मसल्स में लुब्रिकेशन आएगी, मसल्स में लुब्रिकेशन आएगी तो उनकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी, इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो नेचुरल डिलीवरी के चांसेस आएंगे। अब जब मसल्स आपकी एकदम से रिजिड कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो कैसे उसकी वो नेचुरल डिलीवरी हो जाएगी? जितनी आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, स्टिफ रहेगी, किसी भी डिजीज के लिए ले लीजिए, चाहे वो कोई भी पेन ले लीजिए, जॉइंट पेन ले लीजिए, नेक बैक कोई भी ले लीजिए, जितना आपका मसल स्ट्रेच रहेंगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, आपको मूवमेंट करने में भी दिक्कत आएगी। वही सारी प्रॉब्लम्स फिर अर्थराइटिस, लुब्रिकेशन वगैरह सब में सबका मतलब सेम आप बोल रहे हो, एक जड़ वहीं से ही आ रही है। लुब्रिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे भी ले ले, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मसल्स कैसे एक्सपैंड करेंगे, कैसे वो उनकी इलास्टिसिटी कैसे मेंटेन होगी? आपने आज एक्सरसाइज कर रहे हो, आप वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप हाथ कैसे लेके जाओगे ऐसे? तो ओवरऑल अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये साइंस अच्छी है, बस लोगों को अवेयरनेस नहीं, जागरूकता, माइंड वॉश नहीं है कि नहीं घी नहीं खाना जी, हमने ऑयल नहीं खाना। अभी आप मानोगे नहीं, मतलब घी खाने से वेट भी कम होता है। जो कि अब मेरे पास लोग आते हैं, नहीं नहीं हम घी नहीं खाते, देखो मैं पहले इतनी मोटी हूँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या रहता है कि आपने घी नहीं खाया तो मोटे क्यों हो? सही बात है ना? क्यों घी को बदनाम कर रहे हो? आप अभी भी मोटे हो, मेरे पास आप पतले होने के लिए आए हो, और आप बोलो नहीं घी खाने से मोटे हो जाते हैं, तो क्यों आप हो फिर? सिंपल चीज एक, तो एटलीस्ट थोड़ा सा घी खाते तो बॉडी तो स्ट्रेंथन रहती है ना। और हम लोग घी खिला के भी पतला करते हैं। फैट है, मेनली फैट है वो तो। फैट के बॉडी को लुब्रिकेशन, हाँ, लुब्रिकेट कहाँ से आएगी? फिर ये होता है कि नहीं फ्लूइड कम हो गया, अब इसी से घूम के एज फैक्टर आ गया। ठीक है, नहीं जॉइंट्स में वो कार्टिलेज कम हो गया, फ्लूइड कम हो गया, घुटनों में से आवाजें आ रही हैं, एज फैक्टर हो गया। फिर हम अपने माइंड को सेटिस्फाई करना है, कैसे करना है? ऐसे कर लेते हैं कि इसीलिए वो थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला कार्टिलेज कम हो गया, अभी तो इसकी सर्जरी जाएगी या इसमें इंजेक्शन लगेंगे कार्टिलेज बनाने के लिए। तो लुब्रिकेशन क्यों कम हो गया? क्योंकि जितना भगवान ने हमें दिया वो हमने यूज कर दिया, खुद से बनाया नहीं, बाहर से ले नहीं रहे, बॉडी को तेल नहीं लगा रहे। आपने नहीं खाना मत खाओ, लेकिन आधा घंटा मसाज तो कर सकते हो खुद की। नहीं, ऐसा होता है क्या कि अगर जैसे किसी पेरेंट एक सर्टेन टाइप ऑफ डाइट खाता आ रहा है, फॉर एग्जांपल मीट खा रहा है, तो बच्चों को भी वही खिलाते हैं, लेकिन बच्चों को वो सूट नहीं करती, तो इसमें अगेन वो क्या आ गया? प्रकृति।
सबकी प्रकृति तो अब घर में 4 बंदे हैं, ठीक है, चारों के अगर हम बोले कि एक नॉर्मल मील तो सबको चलता है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं मैं तो सुबह उठ के, मैं देख मेरी बॉडी अच्छी होगी, मैं सुबह उठ के जूस पीता हूँ, ठीक है। अब बच्चा आपका कफ टेंडेंसी वाला है, उसको आप जूस पिलाओगे तो उसका तो कफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। सीधी सी बात है कि वो कौन सी प्रकृति, उसके अंदर दोष, कौन से दोष का इम्बैलेंस है, उसको तो आप देखोगे ना, उसको नहीं सूट कर रहा। आप अपने फैमिली में देख लो, कोई बोलेगा नहीं मुझे ये चीज़ सूट नहीं करती, ये सूट नहीं करती, हो तो आप एक ही परिवार के बंदे, शुरू से खाते आ रहे हो, तो क्यों नहीं सूट कर रही है? क्योंकि उनका बॉडी टाइप डिफरेंट है। उनको दूसरा खाना है, दूसरी तरह की चीज़ें दे दो, या उसको ही उस चीज़ को ट्विस्ट करके दे दो। ओके ओके, तो वही सेम चीज़ उनको क्या बोलते हैं, उनको सूट करने लग जाएगी, ताकि उनको फिर आगे बीमारियां नहीं होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हो सकता है आपका लाइफस्टाइल है, आप थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल होगा, उनका ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होगा, ये भी फर्क पड़ता तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी उसको, चाहे आप डाइट सेम लो। तो वो ये सारी चीजें रिलेटेड होती हैं डाइट में, लाइफस्टाइल में। आयुर्वेद क्या कहते हैं? दिनचर्या। अच्छा, एक टिपिकल टर्म की अगर हम आयुर्वेद में बात करें तो दिनचर्या, सबसे पहले डायग्नोज आता है दिनचर्या और निदान। निदान मतलब डायग्नोज, दिनचर्या मतलब सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो। उसके बाद आता है फिर आपका निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मीन्स डायग्नोज बना लिया, परिवर्जन मीन्स डूज एंड डोंट्स। फिर लास्ट पार्ट आता है आपका मेडिसिन, फिर आता है पंचकर्म। तो ये एक प्रॉपर पार्ट प्रोसेस है। तो आपको हेल्थ मिलेगी ही मिलेगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुन के कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है शायद मुझे भी नहीं पता थी, तो आगे कितने लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं होंगी। कहीं ना कहीं वो चाहते भी हैं शायद जानना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो होता है ना, शायद टाइम टू टाइम धीरे धीरे बढ़ता है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी बॉडी हॉस्टल में बीटेक कर रही है, अच्छा, है ना, तो उसको मैंने वही मतलब जब भी शैम्पू करना है पहले रात को तेल लगाना है, उसके बाद शैम्पू करना है। अब उसकी रूममेट भी वैसे करना शुरू होगी कि अच्छा तेरे को अच्छा ऐसे करती है, तो मेरे तो बाल गिर रहे थे, तेरे तो गिर नहीं रहे, मैं भी लगाया करूँगी। हाँ। ये सब चीज़ें ऐसे ही शुरू होती हैं, कुछ इसमें मेडिसिनल पार्ट नहीं है, ये तो हम हर कोई कर सकता है ना। कि थोड़ा सा आप रात को कुछ भी है, हल्का सा नेवल ऑयल लगा लो, करना क्या है, 2-3 ड्रॉप्स रात को नेवल में डाल लो, तो उससे क्या होगा, आपकी जो गैस्ट्रिक कंडीशंस रहती हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। तो बजाय कि हम बहुत चीज़ों को बुलाए, ये तो आप किसी को भी कर सकते हो ना। घर में आपने देखा होगा पुराने ज़माने में भी छोटा बच्चा जब बोलते हैं ना कि गैस बन गई, नाभि में हींग लगा दो, तो यही तो चीज़ें हैं, यही होती हम यही तो उसको दोबारा बोल रहे हैं कि ये करो है ना, ये करो, रात को अच्छी नींद लानी है, हल्का सा पैर में मसाज कर दो, सो जाएगा बच्चा। लेकिन ये नहीं है कि हाँ मसाज करा ली और जाके फटाफट नहा लो, स्मेल आ रही है, वो चीज़ थोड़ा सा टाइम दो उसको, ऑयल को कुछ भी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम दो, फिर आप करो कुछ भी। केमिकल से बचो कि नहीं हमने वो कंडीशनिंग करा ली, पम्पिंग, मतलब जो भी आजकल के वो फैशन जो चले हुए हैं ना, तो वो चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। अब मेरे पास बहुत सारे लोग, हेयर फॉल की बात कर लो, ठीक है, तो अच्छा कब से स्टार्ट हुआ? जब से मैंने ये कराया, जो भी आती हैं केमिकल ट्रीटमेंट्स या केराटिन स्ट्रेटनिंग जो भी आता है, तो अच्छा पहले तो फैशन के चक्कर में कलर लगाया कि नहीं स्ट्रीक्स बनानी है अब मजबूरी बन गई, ठीक है, अब मजबूरी बन गई, तो फिर मजबूरी बनने के बाद बाल झड़ने शुरू हो गए। तो फिर मैं उनको क्या बोलती हूँ, भाई कलर मत लगाओ, एटलीस्ट बाल बचेंगे तो सही। जब बचेंगे ही नहीं तो कलर किसको करोगे? सफेद है रहेंगे तो सही। यंग एज में इतने वाइट बाल हो रहे हैं, है बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इतने वाइट हो रहे हैं, इतने गिर रहे हैं बाल, वो क्यों गिर रहे हैं? सारे डाइट स्टाइल से गड़बड़ है, उनके स्टमक में वो प्रॉब्लम है, डाइजेशन अच्छे नहीं है। तो इनमें आयुर्वेदा कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स भी बनाते हैं, कुछ देते हैं, कुछ मेडिकेटेड ऐसे ऑयल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। मत जाओ उसमें, लेकिन घर पे आप नारियल तेल है सिंपल लगा लो, तिल का तेल है, वही उसी से काम हो जाएगा। है कि कुछ तो करो, लेकिन वो भी तो आप बोल रहे हो ना कि वो भी पता होना चाहिए कौन सा लेकिन वो खाने में आती हैं। अच्छा, वो जो मेजर चेंजेस आती हैं वो खाने में आती हैं। आउटर एप्लीकेशन तो आप कर सकते हो ना। ओके। अब लोग बोलते हैं ड्राइनेस से हमने ये क्रीम लगा ली, वो क्रीम लगा ली, विंटर में हमने कोई दुनिया भर की क्रीम नहीं छोड़ी, तेल लगा के देखा कभी? तो तेल लगा लो,
क्यों लगाने केमिकल? पहले आप बॉडी शावर जेल से आप उसको ड्राइनेस क्रिएट करते हैं अच्छे से, वो साबुन वाबुन लगा के, उसके बाद क्रीमें लगाते हैं, क्या फायदा उस चीज़ का? है ना? शावर जेल की सोप लगाया, जो भी लगाया, उसके बाद तेल वो लगा लो, हल्की से हल्की मसाज कर लो, आपको ड्राइनेस वैसे ही नहीं पता चलेगी। आउटर एप्लीकेशन तो आप कैसे भी विदाउट अंडर ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो ना। तो ज़्यादातर अगर मैं इसको एक छोटा सा एक समरी सी बताऊं तो ये प्रिवेंशन पे भी बहुत फोकस करता है, प्रिवेंशन, यस, है ना, एज कंपेयर टू क्योरेटिव तो करोगे ही, मतलब वो तो अगर आप तो करना पड़ेगा उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, वो तो हमें फोर्सफुली जाना पड़ेगा आप। लेकिन हम उस चीज में जाने से पहले ही अपना ट्रैक चेंज कर ले, उसमें हेल्थ भी बनेगी, पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, मेंटल स्ट्रेस भी बचेगा। आज अगर हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेदा को देखें क्योरेटिव में भी, तो उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू ओरल मेडिसिन, चाहे आप किसी भी फील्ड की मेडिसिन ले लीजिए। तो जब तक हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो मेडिसिन भी हेल्प नहीं करती जाएंगी। वो है कि आज एक ले ली, कल 2 हो जाएंगी, फिर 3 हो जाएंगी, वो तो चलता जाएगा। देखो अल्टीमेटली इसमें डॉक्टर क्या करेगा, आप सिम्टम बताओगे, वो मेडिसिन देते जाएंगे। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करती हैं, मतलब ऐसा होते होंगे, पेशेंट्स आते होंगे, बोलते होंगे कि आपका भी चलने दो, जो मेडिसिन आप दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं उनको उनकी मेडिसिन भी लेना चाहता हूँ। होता है। ये कर सकते हैं कि हम लोग भी इमीडिएटली, अब जो आप 2-4 साल से चीज़ें खा रहे हो उसको एकदम से स्टॉप नहीं कर सकते ना। तो वो स्लोली टेपर डाउन करके हम बंद करेंगे। इमीडिएटली अब बुरा बोलो नहीं मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, तो हम वो इमीडिएटली बंद कर देंगे, वो नहीं कर सकते। उनको स्लोली जैसे आपकी बॉडी स्ट्रेंथन होनी शुरू हो जाती है, आप प्रॉपर फॉलो करते हो, तो फिर आप उसको धीरे धीरे टेपर डाउन कर सकते हैं। इसमें फास्टिंग का भी कोई रोल रहता है आयुर्वेदा में एज अ साइंस? फास्टिंग का रहता है। फास्टिंग करने के लिए मतलब होता है कि फास्टिंग से, लेकिन ये गलत है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो चल रही है अच्छा, उस हिसाब से नहीं है, वो भी आपके अगेन बॉडी टाइप पे है। अगर आप कफा टेंडेंसी वाले हो आप फास्टिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वैसे ही पहले ही इतने सारे वो मतलब एक हैवीनेस जमी हुई है आपके अंदर, है ना। पित्त टेंडेंसी वाले हो, आप भूखा ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपकी डाइजेशन पावर इतनी स्ट्रांग है ना, आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने के लिए चाहिए। उसमें आप फास्टिंग करोगे आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। फास्टिंग का मतलब क्या है कि जो हमने खाया पिया है, जो हमारी बॉडी के अंदर है, उसको टाइम मिल जाए, वो डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, और वेस्ट पार्ट आराम से वो एलिमिनेट हो जाए। तो वो फास्टिंग का ये पर्पस रहता है। बिल्कुल ठीक। तो फास्टिंग प्लस एनीमा नहीं, ऐसे नहीं आएगा। नहीं, अच्छा। ऐसे नहीं आएगा, फास्टिंग प्लस एनीमा नहीं आएगा। और एनीमा में भी 2 टाइप के हैं। अगर मैं आयुर्वेद नहीं होते मेडिकेटेड हैं। अच्छा। अगर टिपिकली आयुर्वेद की बात करूं तो अब जैसे लोग आके मुझे बोलते हैं आप कॉफी का एनीमा करते हो। मतलब आई वाज रियली मतलब स्ट्रेंज सरप्राइजिंग फैक्टर होता है, अरे ये वाला एनीमा कौन सा होता है, बोलेंगे इनको पता ही नहीं है, ये आयुर्वेद में है ही नहीं। ठीक है, और कौन से एनीमा बोलते हैं मुझे, नीम का हो गया, ये सारे तो मेडिकेटेड। मतलब ये कॉफी के एनीमास, तो अच्छा भाई करना किस लिए है? एक पता तो हो ना कि आपको ऐसे नहीं है कि आप जाओ और एनीमा कर लो, वो भी आपकी वही सेल्फ वो हो गई। ठीक है, फिर आप बोलो नहीं एनीमा। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग केस बताती हूँ। एक यंग बच्चा है, 25-26 का मुश्किल से होगा, उसने करा ली कॉलन क्लिनजिंग। कॉलन क्लिनजिंग भी वो एक मशीन से जो करते हैं, उसको कोलोनोस्कोपी नहीं, कोलोनोस्कोपी का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। हाँ, कोलोनोस्कोपी से पता चल गया, और उसके बाद आपने फिर वो पूरा हाइड्रोथेरेपी कुछ ऐसे है। मतलब वो क्या करते हैं कि मशीन से दिखता रहता है, वो प्रेशर मारते हैं पानी से, तो वो दिखता रहता है कि अच्छा देखो वेस्ट यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे करके वो करते हैं। सामने स्क्रीन रहती है। ठीक है, और उसके बाद बेचारा कितनी प्रॉब्लम से आया हमें पता है, क्योंकि उसमें क्या किया, एकदम से सारा वॉश कर दिया। उसमें उसकी इंटेस्टाइन की जो इंटरनल मेम्ब्रेन थी वो भी वॉश आउट हो गई। उसके बाद उसका कुछ खाना, क्योंकि एकदम से पानी से प्रेशर मारा ना, क्लीन तो कर दिया, फोटो में दिखा दिया कि ये देखो आपकी इंटेस्टाइन क्लीन हो गई, लेकिन फर्दर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। बिल्कुल उस बच्चे की डाइट खत्म हो गई थी, जो भी खाता था पेट दर्द। तो एनीमा में भी अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं, एक होता है इसमें क्लीनिंग का एनीमा,
एक होता है स्ट्रेंथनिंग के लिए एनीमा, इंटेस्टाइन को स्ट्रेंथनिंग करनी है। अब क्लीनिंग में आपने रोज इसको वो वॉश कर दिया, क्लीन कर दिया, हमने अच्छे से क्लीन कर दिया, रगड़ रगड़ के क्लीन कर दिया, एक दिन क्या होगा, आपको हाथ रखने का मन नहीं करेगा। इसी तरह से जब आप खाना खाओगे, इंटेस्टाइन को वॉश कर दे हैं रोज। आजकल लोग अपने अब भी एनीमा लेना शुरू कर दिए हैं, जो भी किसी ने बोला, नीम के पानी का, त्रिफला का, गर्म पानी का, हम रोज एनीमा लेके अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। उससे क्या होगा, इंटेस्टाइन में और स्टूल जमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको हर रोज धो दिया। नॉर्मल प्रोसेस, आपकी बॉडी भी वैसी आदी होने लगती है, धीरे धीरे आदी होने लगती है। वो क्या करेगी, अब जो इंटेस्टाइन के अंदर की जो लुब्रिकेशन थी, वो आपने उसको साफ करते हैं लुब्रिकेशन को। इसके ऊपर जो पॉलिश की हुई है, इसको रोज हम धोते गए नीचे अच्छे से रगड़ के साफ करना है। और फिर जैसे वो जो भी वेस्ट आया, जब इसका सरफेस रफ हो जाएगा, इसके ऊपर मैं हाथ रखूंगी, वो हाथ भी छप जाएगा। अच्छा, ऑब्वियसली ना, कुछ भी रखेंगे वो उसमें छपना शुरू हो जाएगा, उसका इंप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। चाय रखी, चाय का वो ऐसे वो उसमें उसको फिर और रगड़ के साफ करना शुरू हो जाएगा। ऐसे इंटेस्टाइन में है, जो वेस्ट आया पहले तो क्योंकि इंटेस्टाइन लुब्रिकेट थी, आराम से निकल जाता था, थोड़ा सा कुछ लेक्सेटिव या कुछ भी लिया, निकल गया। अब उसको इतना क्लीन कर दिया कि वो वहाँ पे जमना शुरू हो गया, वेस्ट जमना। ये भी आजकल बहुत चल रहा है, वेस्ट जमना शुरू हो गया। नहीं, हम तो डिटॉक्स करते हैं, हम तो मतलब मेरे पास ही कितने लोग आते हैं, हम तो रेगुलर बेसिस पे डिटॉक्स करते हैं। फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप एनीमा करते हो मन का, मैं हम तो साफ मना कर देते हैं, हम ऐसे एनीमा नहीं करते। कराना है अपने रिस्क पे कराइए, ये मत बोलना कि हमने डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है। और अगर कुछ कॉन्स्टिपेशन रहती है, सपोज आपने डिटॉक्सीफाई भी करना है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब नहीं है कि आपने ये पानी वाला एनीमा लिया या XYZ जो भी हम काढ़े का एनीमा देते हैं, उससे आपने एनीमा लेके साफ हो गया। लेकिन उसके बाद जब तक आप उसको लुब्रिकेट नहीं करोगे वापस से, अब इस टेबल के ऊपर जब तक आप दोबारा पॉलिश नहीं करोगे ना, वो आ ही नहीं सकता नेचुरल फॉर्म में। इसी तरह से उसके बाद जब तक आप वहाँ पे उसमें ऑयल एनीमा नहीं करोगे, उसको लुब्रिकेट नहीं करोगे, तो कैसे आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी? आपकी प्रॉब्लम तो और बढ़ जाएगी ना, क्योंकि स्टूल उस पर जमना शुरू हो गया। जो चीज थी वो भी निकाल दी, और आपने सेकेंडरी स्ट्रेंथनिंग के लिए आपने कुछ नहीं दिया। स्ट्रेंथनिंग की नहीं, खाली डिटॉक्सिफिकेशन, आजकल फैंसी वर्ड है, डिटॉक्सिफिकेशन कर लिया। हम हफ्ते में एक बार करते हैं, मैं देखती हूँ ना। नहीं, ऐसे आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे, कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो यही चीज़ें हमें ये मिथ क्लियर करनी है कि इतना आप करोगे तो डे बाय डे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। आज आपको अच्छा लगेगा, नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये तो अपने पैसे बनाने के लिए बोल रहे हैं। हर किसी को ऐसे लगता है ना कि जब मुझे मेरी बॉडी सिग्नल नहीं दे रही है। भैया हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको फर्दर साल बाद की बात कर रहे हैं। 6 महीने में ही आपको दिखना लग जाएगा। जो आप पहले 15 दिन में क्लीन कर रहे थे, आप उसको 10 दिन पे आ जाओगे। 10 दिन पे आ जाओगे, फिर आपको 1 हफ्ते में आ जाओगे। इतनी जल्दी क्यों डिटॉक्सिफाई करना? आपका डाइट भी वही है, लाइफ भी वही है, तो क्यों वो इंटेंसिटी कम हो रही है? क्यों आपके एनीमा की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है? नहीं, फिर एज फैक्टर आ जाता है। उसको स्ट्रेंथन तो करो आप, किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करोगे। आज आप हफ्ते बाद कर रहे हो, फिर वो ऑटोमेटिकली 10 दिन बाद हो जाएगा, फिर वो 15 दिन बाद। आपको ये वाली चीज़ करनी है या उल्टे प्रोसेस वाली चीज़ करनी है? देखो, होना तो नेचुरली चाहिए, तो उस नेचुरल प्रोसेस को ही स्ट्रेंथन करना है, ताकि आपका स्टूल अपने आप ही पास आउट हो। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपने महीने बाद जाके कर लिया, या 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जाके कर लिया। तो स्ट्रेंथनिंग तो करो, क्लीनिंग तो कर ली, स्ट्रेंथनिंग तो करो। एंड दिस एनीमा इज, जितना ये क्यूरेटिव है ना, उतना ही प्रॉब्लम क्रिएटिव भी है। ठीक है, दिस इज द हाफ ट्रीटमेंट फॉर फ्रॉम ओवरऑल ट्रीटमेंट्स। तो आप देखो, अगर आप बोलोगे नहीं एनीमा ही तो है, क्या नुकसान करेगा? जब ये आपको बेनिफिट कर रहा है तो हार्मफुल भी तो करेगा। नहीं, आई थिंक ये ना, मुझे लगता है जो छोटी छोटी चीजें आपने आज बताई हैं, मुझे लगता है। और सीजनल एलर्जी ले लो, इसके भी मेरे अभी कफ का सीजन चला गया, इसके मेरे पास काफी पेशेंट्स हैं। नहीं, हमें सीजनल एलर्जी, हमें डस्ट एलर्जी है। भाई देखो, यहाँ रहते हो, इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। बिल्कुल। या तो कुछ सोल्यूशन हो, नहीं ये तो एलर्जियाँ चलती रहेगी, तो उसको आप स्ट्रेंथन तो कर सकते हो। मत खाओ दवाइयाँ, 1-1 ड्रॉप आप आलमंड ऑयल का या घी का नाक में डाल लो, आपको वैसे ही स्ट्रेंथन होनी शुरू हो जाएगी। क्यों ये एलर्जी क्यों हो रही है? क्योंकि आपके नाक के पोर्शन में अंदर जो मेम्ब्रेन है आपकी, उसमें सेंसिटिविटी डेवलप हो गई है कि थोड़ा सा कुछ भी किचन में सब्जी का तड़का लगा
ठीक है, या धूल मिट्टी में गए या XYZ किसी भी रीज़न से जैसी वो जाती है एकदम से छींके स्टार्ट हो गई, नाक से पानी स्टार्ट हो गया, ठीक है, या होता है कि किसी को जल्दी कोल्ड हो जाए तो वो ठीक नहीं होता है। नहीं, ये तो हमारा होता रहता है, हम मेडिसिन नहीं खाते, मत खाओ, लेकिन इस चीज़ को आप स्ट्रेंथन तो कर लो। इसमें तो कोई नुकसान नहीं है कि अगर आप एक एक ड्रॉप डाल दोगे, चाहे आप सरसों का तेल डाल लो, सरसों का तेल किसी किसी को जलता है, ठीक है, आलमंड ऑयल जलता नहीं है, या जो गाय का घी है वो जलता नहीं है, तो ये डाल लो तो क्या नुकसान है? इसमें आपको डिफरेंस आएगा ही आएगा, और आपकी एलर्जी क्योर हो सकती है बजाय कि आप वो डालते हो, स्प्रे डालते हो। स्प्रे से आपकी क्लियर तो नहीं होती, आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देती है, नो डाउट, बट वो फिर वापस आ जाएगा, बट ट्रैक को स्ट्रेंथन तो नहीं करती है ना। और इससे क्या होगा, आपका दिन में एक बार डालना है, कोई ऐसे भी नहीं कि फ्रीक्वेंट आपने वो डालते रहना है। और एजमा रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, तो वो सब भी होती हैं कि जड़ से खत्म होती हैं या फिर कवर होती है अगर आप अर्ली स्टेजेस में आते हैं तो। अच्छा, अगर आप पहले ही हम स्टीरॉइड्स पे हैं तो अब अर्ली उसमें अब फिर टाइम देना पड़ेगा, टाइम है नहीं है क्योंकि पहले ही इतना पक गए हैं ले लेके, तो फिर टाइम नहीं होता। नहीं, ये तो ऐसे ही चलेगा, डॉक्टर ने बोला लाइफ लॉन्ग खाओ। तो ये क्या सीजनल में जो होती है, सीजनल में बढ़ती है ना, सीजनल में बढ़ती है। तो अगर पहले से ही थोड़ा सा आयुर्वेदा लेते चलें तो उस सीजन तक आते आप कहीं ना कहीं उसमें फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी ना। अब जैसे सपोज ये सीजन गया, किसी का कोल्ड जो है, किसी ने 3 कोर्स एंटीबायोटिक के किए हैं, अगर वो पहले ही अपना ध्यान रख ले कि हाँ अभी ये सीजन में मुझे होता है, ठीक है, उसके महीना पहले आप नाक में यही आप थोड़ा सा मेजर करना शुरू कर दो कि अपना ऑयल डाल लिया या कुछ दही का इंटेक कम कर लो, ठंडी चीज़ों का इंटेक कम कर लो, तो ऑटोमेटिकली आपको जो 15 दिन की एंटीबायोटिक खाई, हो सकता है आपका 3 दिन में क्लैरिटी हो जाए। स्ट्रेंथनिंग तो हो रही है ना। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि नहीं एंटीबायोटिक तो मुझे खानी पड़ी, भाई खानी पड़ी, आप फ्रीक्वेंसी तो देखो उसकी। तो ये बहुत रूटीन प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से मेरे ख्याल से ठीक भी हो सकती हैं। अगर हम किसी को बोलते हैं कि ये मत खाओ, सपोज बच्चे आते हैं, अस्थमेटिक बच्चे आते हैं जिनको रेगुलर कोल्ड का प्रॉब्लम रहती है, अगर हम उसको बोलते हैं कि नहीं आप थोड़ा टाइम के लिए चॉकलेट्स मत दीजिए, स्वीट्स मत दीजिए बाहर का, अरे मैडम तो फिर खाएंगे क्या? तो मेडिसिन से तो अच्छा है कि अगर आप 1 महीना परहेज कर लोगे, क्या दिक्कत है? हम ये तो नहीं बोलते कि बिल्कुल मत खाओ, खानी है हफ्ते में खा लो, लेकिन आप बोलो कि नहीं 1 टाइम चॉकलेट खाना है, 1 टाइम स्वीट्स खानी है और 2 टाइम दूध भी पीना है, तो कफ कैसे चला जाएगा? मेडिसिन से आप ये सारी चीज़ें अंदर जाके कफ क्रिएट करती हैं। अगर आप 4 दिन का परहेज कर लोगे तो आपको मेडिसिन भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ लॉन्ग के लिए तो नहीं बोला ना कि आप ये मत खाओ। ये मत खाओ का मतलब होता है कि थोड़े टाइम के लिए आपके अंदर टॉक्सिन्स जमा है, उसको आप थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ को बंद कर दीजिए। वो आपकी, क्योंकि बॉडी के, आप देखो बहुत टाइम ऐसे होता है कि बुखार आए अपने आप पेपर ठीक हो जाता है, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, है ना। तो अगर डिफेंस मैकेनिज्म ना होता तो पता नहीं कितनी बीमारियां होती। कुछ चीज़ों का तो हमें पता ही नहीं है कि अंदर ही अंदर ठीक हो जाती हैं। तो वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा उसको भरोसा भी दें, उस पर भरोसा भी करें। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी को लूज मोशन हुए हैं, मैडम मुझे सुबह से 3 लूज मोशन हो गए, मुझे दवाई दे दो, मैंने एंटीबायोटिक खा ली, खा के आते हैं लोग, क्यों खाई मैडम? 2 दिन वेट तो कर लो। जब तक आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस नहीं डेवलप हो रही है तो डाइट प्रिकॉशन कर लो। हो सकता है आपके अंदर इतना वो उन्होंने टॉक्सिन्स भर दिया हो कि बॉडी अपने आप ही निकाल रही है उसको, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और फिर हम उसमें डिटॉक्सिफिकेशन में जाते हैं कि टॉक्सिन्स निकालने। अब हम लोग वो कराते हैं ना, विरेचन देते हैं, लेग्जेटिव देते हैं कि लूज मोशन के थ्रू निकले, और उसमें तो मोशंस भी इतने ज़्यादा आते हैं, लोग वैसे ही डर जाते हैं कि अरे इतने मोशन हो गए, इतने मोशन हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। वो पहले डर से ही चीज़ें इम्पेक्ट करें, डर इम्पेक्ट कर देता है उनको कि नहीं 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 हमें तो पहले ही इतने हो गए, हमें और नहीं करना, बस हमें करना ही नहीं है। और डर से फिर वो आगे करते ही नहीं होंगे फिर वो चीज़ें। साइकोलॉजिकल बड़ी इम्पेक्ट करती है ना। अच्छा इतनी लूज मोशन आएंगे। तो आपने ना एक इंसान की जो एक बेसिक साइकोलॉजी होती है ना, वो आपने सारी बता दी आज। मुझे लगता है छोटे छोटे एलर्जी से लेकर, हाँ, और देखो इसमें प्रॉब्लम्स भी सारी आ गई। हाँ, और कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं हमने बोला कि नहीं आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, जैसे आप देखो कि ये खाना है, आपको वो खाना है, वो चीज़ें भी कुछ नहीं है। सिर्फ आप अपनी बॉडी के डॉक्टर हो, उसको देखो, इग्नोर मत करो। अगर ना समझ में आए तो कंसल्ट करो।
सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में मत खेलो कि नहीं अच्छा उसकी ठीक होगी मेरी भी ठीक हो जाएगी। 50% चीज़ें काम करती हैं, हाँ सब में नहीं करती, नहीं करेंगी। और जब आयुर्वेद में आते हैं वो ओवरऑल ट्रीटमेंट हम देखते हैं, एसिडिटी है, जॉइंट पेन है, तो हम ऐसे वाला ट्रीटमेंट देंगे कि ना तो आपका एसिडिटी बढ़े और जॉइंट पेन भी ठीक हो। जब आप इंडिविजुअल करते हो तो आप एक चीज़ को देख के करते हो। आज आपको जॉइंट पेन है, नहीं मुझे हल्दी वाला दूध पीना है, लेकिन हल्दी वाला दूध आपकी एसिडिटी बढ़ा रहा है भाई, वो चीज़ नहीं लेनी है आपको। एक चीज़ ठीक करने के लिए दूसरी चीज़ को खराब बढ़ाना तो नहीं नहीं करनी है, है। तो ये तो आयुर्वेद नहीं कहता है। तो उसके लिए उसी तरह की मेडिसिन दी जाती हैं। हाँ, उसी तरह की मेडिसिन दी जाती है, उसी तरह का लाइफस्टाइल दिया जो जाता है। सिर्फ घुटनों के दर्द को ही ठीक करेगा। हाँ? अभी बोल रहे हो? हाँ, मतलब जो भी एक एग्रावेशन है, हाँ, मतलब उसी हाँ, प्रॉब्लम ये पे ऐसा नहीं फोकस है करेगा कि हाँ, वो पेट पे कुछ करे। पेट पे इम्पेक्ट ना करे। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो तभी ये चीज़ें स्लो हो जाती हैं। हम एकदम से उसमें स्ट्रांग नहीं दे सकते ना कि ठीक है आपको घुटनों का दर्द ठीक करना है, हम दे देंगे, लेकिन 2 दिन बाद आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब कुछ लोगों ने आपको सुना होगा इन जनरल, नहीं आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म होती हैं। ये बहुत कॉमन लोग बोलते हैं, नहीं मैडम इसमें गर्म तो नहीं है, इसमें कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा। ऐसे नहीं होता, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसे गर्म नहीं होती हैं। वो डिपेंड करता है किसको कौन सी देनी है। अगर हम सपोज एसिडिटी वाला है, उसको हम गर्म दवाई दे देंगे तो उसके अंदर तो अल्सर्स डेवलप हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कोल्ड कफ वाला है, उसको ठंडी दवाई दे देंगे तो उसका कफ बढ़ जाएगा। आप डाइट भी बताते हो और साथ साथ उनको फिर बाद में मेडिसिन आपने उनको बता दी कि इस डाइट के साथ ही तुम्हें ये मेडिसिन खानी है। ऐसा नहीं है अपनी डाइट खा के ये मेडिसिन लोगे कोई फायदा नहीं होगा। कोई आपको 10 से 15% फायदा मिलेगा। भले आप मेरे पास मतलब आपको भले लग रहा होगा कि नहीं इसने तो सारा कुछ बंद कर दिया, बंद किया मैंने थोड़े टाइम के लिए किया जब तक आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप खाते रहोगे, आज आप हफ्ते के लिए मेडिसिन लोगे, आपकी डाइट भी वैसी रहेगी जो आप चेंजेस नहीं करोगे, फर्क ही नहीं पड़ेगा। खाते रहो, आते रहोगे, हम भी देते रहेंगे। मेरे पास नहीं, कल को आप दूसरे के पास चले जाओगे, वो भी यही करेंगे। मैं आपको खुल के बता रही हूँ, आपके सामने बता रही हूँ, कोई नहीं बताएंगे। ठीक है, आप आते रहो, खाते रहो। अपने ऊपर पहले तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। यस, बॉडी आपकी है, सब आपको सिग्नल दे रहा है, तो पहले आप उसको जज करो, फिर आप डॉक्टर को एक्सप्लेन कर पाओगे। अब आपसे अगर कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है वो कैसे ले सके? तो उसमें या तो मेरे सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं। हाँ। मेरा नंबर तो आप उसमें मेंशन कर ही दोगे। ठीक है, तो ऐसे करके फिर हमारे पास, और कंसल्टिंग में पूरा हिस्ट्री, जब भी आप आयुर्वेद किसी डॉक्टर के पास जाते हो पूरी हिस्ट्री देनी चाहिए। कंप्लीट हिस्ट्री जब तक आप नहीं दोगे आपका ट्रीटमेंट आधा रहेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन बता, नहीं मैडम कुछ नहीं है, खास नहीं है, लेकिन हमें तो उसमें नर्व से पता चल जाता है, नाड़ी देख के कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। कितना सीवियर है कितना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना क्या होता है कि एक जो आपको प्रोमिनेंट सिम्टम आ रहा है ना, उसको ही नहीं मुझे तो यही है। अरे सर दर्द है मैडम, आप पेट में कहाँ घुस रहे हो? सर दर्द है, हम ऐसे तो नहीं है कि तुमको सर दर्द की दवाई देनी है, हमें ये रूल आउट करना है आपको माइग्रेन है तो क्यों है। माइग्रेन आपको वात वाला है या पित्त वाला है? मेरे साथ काफ़ी लोगों का ऐसे होता है, ये तो मैडम पागल है, बता मैं किस चीज़ के लिए रहा हूँ, ये जा कहाँ रही है। तो हमें ये जब तक हम रूल आउट नहीं करेंगे कि आपको वात की वजह से सर दर्द हो रहा है या पित्त की वजह से सर दर्द हो रहा है या कफ की वजह से सर दर्द हो रहा है, मैं ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगी। फिर अल्टीमेटली ये रहेगा कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नहीं आएगा फ़ायदा। हम तो सीधा बोल के दे रहे हैं। अगर आप मुझे पूरा बताओगे कि मुझे एसिडिटी होती है, ठीक है, पेट में कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो मैं उसको जज कर पाऊंगी ना कि हाँ उसकी गैस या एसिड सर में चढ़ता है तो सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है। नहीं हम बस एक कमरे में अलग लाइट भी चुभती है तो आप सिर्फ माइग्रेन का ट्रीटमेंट दे दो। मेरे पास ऐसे नहीं है। हम लोग टर्मिनोलॉजी के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करते। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आयुर्वेद में आप जाते हो टर्मिनोलॉजी के ऊपर ट्रीटमेंट मत कराइए। फ़ोन पे लोग पूछते हैं आप माइग्रेन का ट्रीटमेंट देते हो, आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट देते हो, भाई ऐसे नहीं होता आयुर्वेद में। हमें वो टर्मिनोलॉजी, क्योंकि वही मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 3 चीज़ों में टर्मिनोलॉजी घूमती है, वात पित्त कफ में। उसी को जब हम ट्रीट नहीं देखेंगे तो टर्मिनोलॉजी आप कैसे भी ले आओ, कैसे ट्रीट कर देंगे उसको, नहीं कर सकते। और इन्हीं के बैलेंस है आपकी, वो कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सारी सॉर्ट आउट हो जाती है।
एलोपैथिक में हमें जाना पड़ता है, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं एलोपैथिक बेकार है या कोई भी पैथी बेकार है, बट एटलीस्ट हम कुछ चीज़ों में बच सकते हैं ना। जो हम नेचुरल ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में अगर हम नेचुरल ट्रीटमेंट लेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, बजाय कि छोटी छोटी चीज़ में लोग पेन किलर्स तो ऐसे खाते हैं कि जैसे खाने के साथ पेन किलर खा लें। कुछ लोगों का तो आई थिंक माइंडसेट होता है वैसा कि नेचुरल पे ही जाना है, और कुछ लोगों का होता है कि नहीं पहले उसमें जाना है, पहले दवाई खा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है आगे। लेकिन अभी बहुत चेंजेस हो रही हैं, बहुत चेंजेस हो रही हैं। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारी केस हिस्ट्रीज है ना जो कि उसमें नीज रिप्लेसमेंट तक जिनको बोला गया था वो सही हो गए हैं। अच्छा, अरे वाह। साइनस के ऑपरेशन जिनको बोला गया था वो ठीक हो गए हैं। तो वो हो जाते हैं, अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मिल जाते हैं। हाँ। कहीं पे ऐसा भी होता है कि कोई किसी को सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत हो तो आप उन्हें बोलते हैं कि नहीं सर्जरी या तो मत कराओ, या फिर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर पे चले जाओ, या फिर कोई नहीं, हम लोग किसी उसमें सर्जन ऐसे पे नहीं चले बोलते, जाओ। हम लोग उसको पूरा बता देते हैं। ऐसे ही मेरे पास एक उड़ीसा से पेशेंट आया था। अच्छा। ठीक है, वो भी एक यंग गाय था, आई थिंक 30-32 साल का। उसकी भी वही स्लिप डिस्क थी, और लेकिन उसकी जो स्लिप डिस्क की थी जैसे उसने बताया था उसकी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। अच्छा। कि कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो उसने 15 डेज यहाँ पे रह के ट्रीटमेंट कराया एंड ही इज परफेक्टली फाइन। अच्छा। तो हम लोग ये नहीं बोलते कि सर्जरी मत कराओ, हम लोग ये बोलते हैं कि देखो अगर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, भगवान तो हम भी नहीं हम बोलेंगे नहीं हम ठीक कर देंगे, ये भी नहीं हम कह सकते कि नहीं हाँ ठीक हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंग फॉलो करो, अगर आपको डिफरेंस आएगा, और ये भी नहीं है कि इतनी सीवियर कंडीशन है आपको 4 दिन में 5 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक का मतलब ये नहीं होता कि आपका देखो इतने सालों की प्रॉब्लम 5 दिन में कैसे ठीक हो जाएगी। अगर सपोज आज मैंने किसी सर्वाइकल वाले बंदे को ट्रीटमेंट दिया 7 डेज का, ठीक है, या 5 डेज का, तो उसको ये लगता है कि 5 डेज में मेरा ठीक नहीं हुआ। हमने ठीक की तो बात ही नहीं की, हमने ये बोला है कि आपको फर्क आएगा। ठीक है, फर्क आएगा तो हम आगे चलेंगे। ऑब्वियसली ना, अगर आपको इतने 5-7 दिन में फर्क ही नहीं आया तो मैं आपको पहले ही कैसे बोल दूं कि नहीं 15 दिन का ट्रीटमेंट ले लो, और सेकेंडली आप भी बोलोगे अरे नहीं 15 दिन नहीं। तो हम पहले तो इसलिए जो मेरा प्रोटोकॉल रहता है मैं पहले ये बोलती हूँ कि आप एटलीस्ट देखो 1 हफ्ता ट्राई करके देख लो। अल्टीमेटली सर्जरी तो है, ठीक है, आप घूम के आ चुके हो, सारे आपके पास इन्वेस्टिगेशंस हैं, अल्टीमेटली वो है। अगर आप वेट कर सकते हो, ठीक है, तो आप ट्राई कर लीजिए, पहले फर्क आएगा तो डेफिनेटली यू कैन सेव एटलीस्ट कुछ टाइम तो आप सेव कर सकते हो सकता है 2-4 साल निकल जाए उसके बाद आपकी सर्जरी हो, लेकिन कुछ टाइम तो आपका नेचुरल निकल जाएगा ना। तो ये हमारा ऐसे रहता है कि आप सर्वाइकल के बैक पेन के सेशन किए हैं, 5 सेशंस दिए हैं, आपको फर्क आया है, नहीं मैडम ठीक नहीं हुआ, 5 दिन में ठीक नहीं होगा, इतने टाइम पुरानी प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइफस्टाइल आपने चेंज किया, पूरा दिन 8 घंटे चेयर पे बैठते हो, ठीक है, तो खाली मैं आधे घंटे के ट्रीटमेंट से कैसे आपको ठीक कर सकती हूँ। आपको डिफरेंस आया, पहले आपकी टांग में नमनेस जा रही थी, फर्क आया, पहले आप 10 मिनट बैठ नहीं सकते थे, अब आप 10 मिनट बैठ रहे हो विदाउट एनी मेडिसिन, ये फर्क आया ना। तो फिर आप आगे थोड़ा सा और करोगे तो कवर हो गई चीजें, धीरे 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 ऊपर बढ़ते जाते हैं, बढ़ती जाएंगी ना। तो ये डिफरेंस होता है। अगर आप स्टार्टिंग में आ जाते हो कि जैसे अभी स्टार्ट हुआ है, या इनफैक्ट सबको कर ही लेना चाहिए क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसा है, हफ्ते में 1 बार, 10 दिन में 1 बार आके एक बारी अपना प्रिवेंटिव तौर पे प्रिवेंटिव, ताकि आपको वो प्रॉब्लम आए ही नहीं और आगे दिक्कत ना हो। हाँ, उस पोजीशन तक जाना ही क्यों जिसमें आपको ऐसी बीमारी हो जाए। उस उड़ीसा वाले लड़के को 2 साल हो गए हैं परफेक्टली फाइन, जो कि बैठ नहीं पा रहा था, बैठ भी नहीं पा रहा था, लेट भी नहीं पा रहा था, उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो था कि सर्जरी ही करानी है मैडम, आप ट्राई करके देख लो। मन का देखो ट्रस्ट करते हो तो मुझे 15 दिन दे दीजिए, पहले 1 हफ्ता दीजिए, अगर आपको लगेगा कि हाँ कुछ फ़र्क है तो फिर हम आगे ऑब्वियसली करेंगे, आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो अभी उस चीज़ को 2 साल हो चुके हैं, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं। चलो ओवरऑल आई थिंक आयुर्वेदा को लेकर ना जो मिसकंसेप्शंस थे वो शायद मुझे लगता है काफी हद तक हमने, बाकी और कुछ आपके डाउट्स हो तो मुझे बताइए, डाउट्स क्योंकि तो हम लोगों को कई बार क्या लगता है ना कि ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो पता ही होगा। नहीं वो तो वही तो मतलब हमारा भी ऑब्जेक्टिव है कि
ऐसे लोग ना, मुझे लगता है कई बारी लोग जाना चाहते हैं आयुर्वेदा की तरफ, जेन्युइनली नहीं पता होता उन्हें कि ये काम करे, क्योंकि क्या होता है जैसे एलोपैथी है ना, उसकी काफी नॉलेज आपको गूगल पे फिर भी मिल जाती है। अब एलोपैथी का एग्जांपल देते हो, आप एलोपैथिक में भी तो डॉक्टरों के पास घूमते हो ना। और नहीं बिल्कुल। ठीक है, आयुर्वेद में नहीं, हमने वहां पे किया था, बेकार है। और उसके तो बाद उसमें give तो up। आप 2 दिन ट्राई कर सकते हो। जी जी जी, नहीं बिल्कुल। हमारा जो हम जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे ना हमने देखी हैं इसके बेनिफिट्स भी देखे हैं, हम खुद भी हम जानते हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे आज के डेट में लोग इस्तेमाल करके ठीक भी हो रहे हैं, बस लोगों का विश्वास जो है कहीं ना कहीं वो कम होता जा रहा है, जो हम वापस से बढ़ाना चाहते हैं। यस। और ऐसा भी नहीं है कि आजकल तो कोविड ने ऑनलाइन भी सिखा दिया है। पहले होता था कि डॉक्टर ऑनलाइन कैसे देखेगा। ठीक है, अब आयुर्वेद में हम लोग ऑनलाइन, अब मैं ओवरसीज कंसल्टिंग भी करती हूँ। अच्छा, है ना, क्योंकि हमने करना क्या है, मेडिसिन पार्ट तो हमारा सबसे लास्ट में आता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलेंगी या दवाइयाँ मिलती नहीं है तो क्या करें। दवाइयाँ तो हमारा पार्ट ही सबसे लास्ट में आता है। पहले तो हमें उसको लाइफस्टाइल ही तो बताना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, उसी में उसको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो इतनी तो आप कंसल्टिंग कहीं भी कर सकते हैं, अगर आप उसको सही से वो प्रॉपर देते हो हिस्ट्री, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं, बहुत अच्छा है। आई थिंक कोई भी अगर ऐसे लोग आते हैं, जैसे अब तो हमारी वेबसाइट पे जैसे जैसे कोई आपसे भी कंसल्टेशन लेना चाहता है, तो वो सारी चीज़ों को ना हम अगर जितनी भी उनकी क्वेरीज होंगी उसको हम एक शायद अलग वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे किसी दिन। हाँ, वो जो फिर कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है। हाँ, क्योंकि उनके भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अपनी जगह पर ना उन वो शायद जेन्युइन समझते ही क्या है उनके जेन्युइन। वो होती है ना। अब तो वही एग्जांपल मैंने दिया आपको, नहीं हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है ना, हर बंदे के लिए सारा अच्छा खाना है, फिर भी प्रॉब्लम है, तो हमारे अकॉर्डिंग आपका खाना गलत है बिल्कुल। तो वो वही सारी चीज़ें जो होती है ना, मुझे लगता है। अच्छा, आपका जो डाइट, आप जो आयुर्वेदिक डाइट होती है और जो बाकी डाइट्स होती हैं, तो उनमें जैसे कोई डाइटिशियन देता है या कोई देता है, तो उनमें भी फ़र्क आ जाता है कई बारी? फ़र्क आता है। उसमें फ़र्क क्या आता है, जो डाइटिशियन की डाइट्स रहती हैं वो यूजली होती है वेट लॉस के लिए। ओके। है ना, वो प्रॉब्लम्स को उतना नहीं देखते, और हर एक बंदे का बेसिकली, अब आप किसके लिए डाल रहे हो, नहीं मुझे थोड़ा सा वेट कम करना है इसलिए डाइट प्लान ले रहे हैं। लेकिन जो डाइट प्लान है, अब वही अगेन फिर वही बात आ गई, डाइट उन्होंने आपको वेट के लिए, ओवरऑल वेट के लिए दे दिया कि हमें वेट कम करना है, लेकिन वो डाइट हो सकता है आपके लिए ना हो। हम ये तो कह ही नहीं रहे ना कि आपको सुबह 8 बजे ये खाना है, 10 बजे ये खाना है, 12 बजे ये खाना है। डाइट प्लान तो यही बताते हैं। बिल्कुल, हम लोग ऐसे नहीं बताते। आपके घर में जो भी बन रहा है, बट कोशिश करो ये चीज़ें अवॉइड करके ये ऐड कर दो। अब लोग मुझे बहुत बोलते हैं, मैडम आप डाइट चार्ट बना दो, अब हमें डाइट चार्ट दे दो। वो डाइट चार्ट आप कितना टाइम रिलीजियसली फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? नहीं होगा। आपका आज टारगेट है आपका कि आपको 1 महीने में 4 किलो लूज करना है, आप उसमें डाइट भी करोगे, आप एक्सरसाइज भी करोगे, ठीक है, आप योगा भी करोगे, क्योंकि आपका टारगेट है। 1 महीना आप कैसे तैसे कर दोगे। उसके बाद जब आपका टारगेट अचीव हो गया, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं, डाइट आ जाती है, तो फिर क्या होता है, नहीं मैंने किया, फिर वहीं पे आ गई। फर्क नहीं पड़ा। कैसे पड़ेगा? तो चीज़ें भले ही स्लो काम करें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए करें। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हमने 1 महीने में 3 किलो वेट कम करना है, ये मोटिव नहीं होना चाहिए। मोटिव ये होना चाहिए कि बॉडी स्ट्रेंथनिंग भी आनी चाहिए, हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वो मोटा पतला। तो इसलिए इसमें आप खाओ, घर का खाना जो बना है वो आप फॉलो करो, बट उसमें ये डूज एंड डोंट्स कर दो। कोई स्पेसिफिक हमें टाइम नहीं बताते कि सुबह 4 बजे ये खाना है, फिर आपको 6 बजे ये खाना है, फिर 10 बजे ये खाना है, ऐसा हम कभी भी नहीं बताते। फ्लेक्सिबल वे में मैं पूरी डाइट बताती हूँ कि बस आपको दिन भर में मतलब जो भी आपका है ये मत खा के ये खा लिया करो। टाइम अपने अकॉर्डिंग देखो, जैसा आपके घर में बनता है वैसी डाइट लीजिए। बहुत अच्छा। आई थिंक जो भी होंगे ना, सुन रहे होंगे, वो पक्का एक बारी तो आपसे जानना और चाहेंगे अपनी डाइट को लेकर। एंड आई थिंक ये ना बहुत ज़रूरी भी है। ये ज़रूरी है, हाँ। प्रिवेंशन के लिए तो इतने आए हुए हैं, बैठे हैं ग्रीन टी पी रहे हैं, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं देखो इम्पेक्ट करती हैं। ये हम लोग क्या है ना, हम भागते हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ। हाँ, अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। बिल्कुल, ठीक है।
हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागते हैं कि नहीं वो लोग ये खाते हैं, वो ये खाते हैं, वो रॉ सैलेड्स खाते हैं, वो कुक्ड मील नहीं खाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। ये तो नहीं देखते हम। घर में खुद से वो झाड़ू पोछा करते हैं, खुद अपने बर्तन साफ करते हैं, उनके पास कौन सी मेड है, वो तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि वो हमारे उसके खिलाफ है, स्टेटस सिंबल के खिलाफ है। सही बात है। वो इतना उनकी फिजिकल एक्टिविटी रहती है तो वो ऐसा वाला खाना आराम से उनको पच जाएगा। कितना वॉक करके जाते हैं वो, उनके फिजिकल एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं है। आजकल हर घर में मेड खाना बनाती हैं। अगर जैसे मेरे पास आते हैं ना, नहीं मैडम हम घर का काम खुद ही करते हैं, कौन सा काम मतलब बर्तन उठा लिए कर लिए, ये घर का काम थोड़ी होता है। घर का काम होता है झाड़ू पोछा कपड़े, खाना बनाने वाली तक को लगी है तो घर का काम कौन सा रह गया। अगर आप घर का काम ही प्रॉपरली झाड़ू पोछा भी कर लेते हो तो आपको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। उठक बैठक करते हो, इसका ये नहीं है कि खड़े खड़े पोछा लगा दिया घर में झाड़ू पोछा खुद करते हैं, वो नहीं होता है। तो वो कल्चर फिर हम जो हमारे सूटेबल होता है ना, हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। ओवरऑल तो देखते नहीं है, जिसकी वजह से अगेन तो कि हाँ ये क्यों ऐसा लाइफस्टाइल क्यों है, क्यों हम फॉलो कर रहे हैं। अल्टीमेटली सारी चीज़ें यहाँ से घूम के फिर वहाँ आती हैं। अब आप हल्दी वाला दूध यहाँ इंडिया का था, वहाँ वेस्टर्न में जाके टर्मरिक लाते बन गया। सही बात है ना। तो वो लोग इंडिया में हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दिया। अब घी हमारा है, वहाँ पे वो गोल्डन घी में मिलना शुरू हो गया कि नहीं वहाँ गोल्डन घी से इतना इम्पैक्ट आता है, तो वो थोड़ा सा हमारी डाइट में भी आ गया। हम घी खाते हैं, हाँ खाते हैं, कैसे हल्का सा रोटी में लगा के, उसको घी खाना नहीं कहते हैं। वो घी खाना थोड़ी होता है। और रोटी में भी लगाते कैसे हैं, चम्मच को पूरा वो साफ कर करके हल्का सा उसके ऊपर ऐसे घिस लिया। तो हर चीज़ें हम अपना फॉलो नहीं करते ना, दूसरों के पीछे पीछे जाते हैं सबसे। और दूध ना लेके चीज़ खाते हैं, जितना प्रोसेस्ड फूड है उसमें जाना। वो लोग बहुत रिलीजियसली आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। तो मैं जानता हूँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं जितनी ओवरसीज कंसल्टिंग करती हूँ ना, मतलब जो आप उनको बोल दो ना, मजाल है उसको, वो चेंज करेंगे ही नहीं। वो डिसिप्लिन, उनका डिसिप्लिन लेवल बहुत ज़्यादा है। डिसिप्लिन लेवल और मतलब बहुत डेडिकेटली फॉलो डेडिकेटेडली बिल्कुल। हम लोग जो अपने मन को अच्छा किया वो कर लिया, जो नहीं अच्छा किया वो छोड़ दिया। और जबकि बड़ी स्ट्रेंज बात है कि इंडिया से आयुर्वेदा जन्मा है। हाँ, और इंडियंस ही कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा मेरे पास जो फॉरेनर लोग आते हैं कुछ पंचकर्मा करने के लिए, 1 वीक का रह के करा के आते हैं, तो वो उनके साथ मजा आ जाता है। क्या वो रिलीजियसली फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कि ऑटोमेटिकली उनको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। ऋषिकेश में मैं कितनी बार जाता हूँ और देखता हूँ कि जो लोग वहाँ पर बाहर से योगा करने आते हैं ना, इतना रिलीजियसली वहाँ पर बस जाते हैं 6-6 महीने के लिए, और पूरा योगा सीख के करके अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे रिजल्ट्स भी लेते हैं और तब जाते हैं अगर जाना भी होता है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यहाँ से लेके वहाँ अपना बिजनेस, हाँ वहाँ अपना वो शुरू करते हैं फिर। कि हमारा ये देखो योगा ट्रेनर सर्टिफिकेट। तो ठीक है। अब लेकिन ये देखो, ये तो मेरे ख्याल से टाइम टू टाइम ना कल्चर है, हो जाएगा, अभी माइंडसेट हो रहा है। हाँ, आई थिंक कोविड के बाद तो बहुत बदला है और थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि बदला जाएगा। अभी एक्चुअली क्या है ना, रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। जो इंस्टेंट के चक्कर में थे ना, वो इंस्टेंट अभी थोड़ा सा उनको पता है कि इंस्टेंट नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म होता है। कि थोड़ा सा ठीक है एक बार में तो फर्क आ गया, लेकिन वो होता है कि वो चलती रहती है, बंद नहीं होती कभी भी। तो उस चीज़ में आ रहे हैं अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। नहीं, आई थिंक और थोड़े टाइम में ना ये सारी चीज़ें एकदम से फ्लरिश करेंगी, एकदम से सारे लोग आना भी शुरू होंगे, क्योंकि लोगों को नॉलेज तो आ रही है इस चीज़ की कि वहाँ पर अब एलोपैथी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। तो वो उससे बचना भी चाहते हैं। तो अब गायनी में आप कितने भी ले लो, सब हार्मोन्स पे खा रहे हैं। 3 महीने 6 महीने, पहले 3 महीने फिर 3 महीने वो हार्मोन्स खाते रहते हैं। हार्मोन्स का तो कोई वो है ही नहीं है ना, कितने भी आप खा लीजिए। पहले आपके अंदर इम्बैलेंस, आप उसको और इम्बैलेंस कर रहे हो, आप अपने अंदर का इम्बैलेंस क्रिएट करोगे, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आई थिंक ये जो है ना, ओवरऑल दिस कॉन्वर्सेशन वाज वेरी वेरी गुड। बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत नॉलेज है। लाइफ मोस्ट वेलकम। नहीं, डेफिनेटली मैं आऊँगा भी, और आई थिंक पेशेंट्स भी आना चाहेंगे जो भी सुन रहे हैं, व्यूअर्स को भी ना एक बार आई थिंक मैं यही बोलूँगा कि
जितनी भी नॉलेज है ना उस सबको लेना शुरू करें थोड़ा थोड़ा और अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके इनकॉर्पोरेट करें। और कोशिश करो अंडर ऑब्जर्वेशन करो। Under फर्स्ट observation एटलीस्ट फर्स्ट थिंग तो आप ऑब्जर्वेशन अंडर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो ना, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी चीजें कि हाँ हमें ये करना है ये नहीं करना है, फिर भले ही मत करो लेकिन स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट्स मत करो अपने साथ। प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योर। थैंक यू डॉक्टर शालू, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आई होप आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम इस पॉडकास्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके कोई ऐसे सवाल है जो आप डॉक्टर शालू जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो कि हम अपने आने वाली वीडियो में उसको कवर ज़रूर करेंगे। मिलते जल्दी अगले वीडियो में।